चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 very important and very interesting. This is about data science process. So in lecture number 1 we have seen what is data science, what is big data, and what is the difference between data scientist or statistician. And we have seen 6 distinct steps of data science for any or process or any project. We have to undertake these 6 distinct steps. आज हम थोड़ा सा उन steps को डिटेल में देखेंगे and you will get a more clear idea about data science process. तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरी भी होगी और उसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे। तो आज मैंने जो लेक्चर प्लान किया हुआ आप लोगों के लिए वो बड़ा एक डिटेल्ड है, लेकिन इतना वो मुश्किल नहीं है कि आपके लिए जो है ना वो उसको अब्जॉर्ब करना जो है वो मुश्किल हो। लेकिन ये है कि हम जब लैब में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। अच्छे जितनी चीजें सर ने क्लास में बताई हैं ये सब हमने करनी है हाथ से, तो आपका वो जो है ना हैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों ने 6 स्टेप्स देखे हैं डेटा साइंस के प्रोसेस के। अगर मैं आप लोगों को वो स्टेप्स एक दफा रिफ्रेश कराऊं तो हमारे पास सबसे जो पहला स्टेप जो था दैट वाज अबाउट सेटिंग दी रिसर्च गोल। वेल डन, बिल्कुल ठीक है। अब इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि उसने सेटिंग द रिसर्च गोल के आगे उसको जूम आउट जूम इन किया और फर्दर पॉइंट्स दिखा रहा है। तो रिसर्च गोल सेट करने में हमने क्या करना होता है, हमने रिसर्च गोल को डिफाइन करना है, हमने प्रोजेक्ट का जो चार्टर है उसको क्रिएट करना। आज हम देखेंगे कि रिसर्च गोल डिफाइन करना क्या होता है, प्रोजेक्ट का चार्टर डिफाइन करना क्या होता है, उसमें हम डिलीवरेबल्स बताते हैं, हम उसमें स्कोप बताते हैं, कितना चार्ज करेंगे, कितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली जो आपके सीनियर मोस्ट लोग होते हैं टीम के, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च गोल सेट कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस और नॉट? सेकंड स्टेप इज अबाउट डाटा को रिट्रीव करना। अब अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो काम किस पे के ऊपर करना है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगला आ जाएगा कि भी डाटा को रिट्रीव करना। रिट्रीव करने में यू हैव टू ऑप्शन, इंटरनल डाटा एज वेल एज एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल डाटा के अंदर ये है कि आपने डाटा को रिट्रीवल करना है और डाटा की ओनरशिप के बारे में जो है वो चीजें डिफाइन करनी है, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। थर्ड स्टेप इज अबाउट डाटा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, क्लीनिंग आ जाती है, इंटीग्रेशन आ जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। क्लीनिंग क्या मतलब क्या है? क्लीनिंग का मतलब ये है कि आपने डाटा एंट्री में जो एरर्स हो रहे हैं उनको रिमूव करना है, आपने फिजिकली इम्पॉसिबल वैल्यूज को निकालना है, मिसिंग वैल्यूज को निकालना है, आउटलायर्स को निकालना है, स्पेसेस आई हुई है, टाइपो मिस्टेक्स हुई है, या कोई भी आपकी जो कोड बुक है उसके अगेंस्ट कोई काम हुआ है तो वो वाले एरर्स आपने निकालने हैं। ये सारे काम किस में आ रहे हैं? मैंने बताया कि 80% टाइम डाटा साइंस के प्रोजेक्ट का किस में लग जाता है। जो जूनियर डाटा साइंटिस्ट होता है या जो फ्रेशर होता है उसको नॉर्मली ये वाले काम दे देते हैं कि आप डाटा को क्लीन करो, ठीक है। तो बहुत सा टाइम आपका यहाँ लगेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके आज हम बात करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को कंबाइन करना, ठीक है, उसको सम अप करना। कंबाइनिंग डाटा में क्या है कि आपने मर्ज करना है, ज्वाइन करना है डाटा सेट्स को, मतलब 2 डाटा सेट्स हैं उनको आपने इकट्ठा कर देना, मर्ज कर देना, या मल्टीपल सोर्सेज से कंबाइन कर देना। तो सेट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसमें हम आज यूनियन, इंटरसेक्शन, a - b जो वेन डायग्राम्स में आप लोगों ने देखे होते हैं वो ऑपरेशन पे बात करेंगे। फिर आपने कुछ क्रिएट करने होते हैं व्यूज, ये काम सारे किसमें आ जाते हैं? कंबाइन डाटा। फिर एक और टास्क होता है दैट इज डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि आप उसको उसकी एक हालत से बदल के किसी दूसरी हालत में लेके जाते हैं। मसलन टेबल आपका बना हुआ है उसमें x लिखा हुआ है, आपने उस टेबल को log of x में करना है, तो आप उस x पे log ले लेंगे तो वो log of x का कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपने करनी होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब यह है कि हम डाटा को एग्रीगेट करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, हम उसके डिराइव्ड वेरिएबल्स निकालेंगे, डमीज क्रिएट करेंगे, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। ये सारे काम किसमें आ जाते हैं? डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम पूरा डिटेल में
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे बता रहा हूँ कि हम आज कर क्या रहे हैं टॉप टियर लेवल पे। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज अबाउट डाटा की एक्सप्लोर। अब आप डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, डाटा की फील लेंगे कि किस तरह का डाटा है, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए हम सिंपल ग्राफ्स बनाएंगे, कंबाइंड ग्राफ्स बनाएंगे, लिंक एंड ब्रश को देखेंगे, नॉन ग्राफिकल टेक्निक्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, और पाई चार्ट्स देखेंगे, बार चार्ट देखेंगे, हिस्टोग्राफ देखेंगे, बॉक्स प्लॉट देखेंगे, मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको विजुअलाइजेशन बताऊंगा जो कि हम यूज करते हैं जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द डाटा, जस्ट टू एक्सप्लोर द डाटा। इसका इस स्टेप का नाम क्या है? डाटा की एक्सप्लोरेशन। इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि आज हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डाटा की मॉडलिंग की, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन की। तो डाटा मॉडलिंग के अंदर आ जाएगी मॉडल एंड वेरिएबल सिलेक्शन। ये आप लोगों ने शायद जिसने ये जो कोर्स पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो। मॉडल की एग्जीक्यूशन, मॉडल के डायग्नोस्टिक्स निकालना, मॉडल कंपैरिजन करना, और लास्ट काम होता है डाटा को प्रेजेंट करना और उसको ऑटोमेट करना। तो अब इसमें ना दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि मैं जब पिछला इस कोर्स को मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। 3 साल पहले जब ये कोर्स पढ़ाया जा रहा था, सो उसमें ये जो डाटा की प्रिपरेशन है और डाटा की जो स्टेप नंबर 3 है उसके ऊपर कोई 10-12 लेक्चर थे। तो यानी कि पूरा मिड टर्म तक हम सिर्फ उसी फेज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व थे, और उसके बाद जो आखिरी कुछ चैप्टर्स जो थे वो मॉडलिंग के हो जाएंगे और 1-2 प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन के हो जाएंगे। But I won't spend like 8-10 lectures in just data preparation. So I will cover everything today. So you have to be very actively present in the class. नहीं करूंगा कि मैं आप एक एक चीज के ऊपर पूरे पूरे लेक्चर लगा लूं। सो हमने बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। सो आपको ये चीजें लगेंगी यार ये चीजें हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी और कोर्स में पढ़ी हुई है। तो अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो आप बड़े फास्ट पेस पे उसको ले लेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, दैट इज अबाउट setting a research goal. The main purpose here is making sure all the stakeholders understand the what, how, and why of the project. In every serious project, this will result in a project charter. Project what, क्या, how, कैसे, why, क्यों, ये बेसिक सवाल है प्रोजेक्ट के बारे में। द सेकंड फेज इज डाटा रिट्रीवल, जिसके ऊपर हमने बात की, और ये मैं आपके सामने सारे फेजेस रीड आउट कर चुका हूं। और एक और आपको बात बतानी है कि जब आप ये डाटा साइंस के प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह चले स्टेप 1 2 3 4 5 6। बाद दफा आपको रिग्रेस करना पड़ता है। रिग्रेस का मतलब होता है पीछे आना पड़ता है। यानी कि स्टेप 3 पे बैठे, स्टेप 4 पे किया डाटा एक्सप्लोरेशन। जब डाटा एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि इस पूरे डाटा में कहीं ये पता ही नहीं चल रहा कि मेल और फीमेल कहाँ है, मतलब सारा डाटा मिक्स है। तो फिर आप अपनी टीम को कहते हैं यार जो डाटा इकट्ठा कर रहा है ना उसमें एक कॉलम डाल दें मेल फीमेल का, और नेक्स्ट टाइम डाटा लेने से पहले मेल फीमेल डिफाइन करें, क्योंकि मैंने बाद में उस पर एनालिसिस करना है। सो यू हैव टू गो बैक एंड रीडू द थिंग्स। तो आइडियली ऐसा होता नहीं है कि जिस डाटा के ऊपर काम करना है आपको बिल्कुल क्रिस्प डाटा उस तरह का मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बाद दफा अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है और चीजों को रीडिफाइन की जरूरत पड़ती है। सो अब हम बात जब कर रहे थे फर्स्ट फेज की, द आउटकम क्या होगा पहले फेज का? द आउटकम शुड बी अ क्लियर रिसर्च गोल, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वेल डिफाइंड डिलीवरेबल, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, एंड अ प्लान ऑफ एक्शन विद अ टाइम टेबल। ये नहीं होना चाहिए कि जी ये प्रोजेक्ट 6 महीने में कर लेंगे, 5 महीने सोते रहे, 6 महीने एक्टिव हो जाए, और जिस तरह असाइनमेंट करने से एक दिन पहले एक्टिव हो जाते हैं, वो नहीं। इट हैज टू बी अ एवरी स्टेप हैज टू बी डिफाइंड कि इस टाइम पे ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। एक क्लियर टाइम टेबल होना चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन इज देन बेस्ट प्लेस्ड इन अ प्रोजेक्ट चार्टर। The length and formality can, of course, differ between projects and companies. In this early phase of project, people's skills and business acumen are more important than great technical prowess. Which is why this part will often be guided by a more senior personnel. यानी कि डेटा साइंस में ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है,
लेकिन टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास बिजनेस एक्यूमेंट भी होना चाहिए। बिजनेस एक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आप में से वो लोग जो मेच्योर हो, जिन्होंने कारोबार किया हो, या जिनको बिजनेस का पता हो, जो अखबार पढ़ते हो, जो न्यूज को फॉलो करते हो, या लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता हो, तो आपका अगर उस सब्जेक्ट पे ग्रिप होगा ना, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ या कंपनी के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे, उनसे फाइनेंशियल टर्म से बात कर सकेंगे। आपको पता होना चाहिए, अच्छा एट द एंड ऑफ द डे जो ओनर है ये मेरे से क्या कह रहा है बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो वो मसलन आप किसी एक बर्गर चेन है, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट एग्जांपल एक स्टूडेंट को दे रहा था, डेली डेली की बर्गर चेन है सामने लगी हुई है फॉर एग्जांपल। अब आपको पता है ना डाटा साइंटिस्ट के उसका उसके दिमाग में क्या, उसके दिमाग में होगा कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए की सेल्स करता हूँ ना महीने की, मैंने उसको 30-40% बढ़ाना है, 1 करोड़ से उसको 1.5 करोड़ पे लेके जाना है। अब आप एज अ डाटा साइंटिस्ट उस ओनर के साथ जब सेटिंग करेंगे और आप मुझे बताएंगे, अच्छा अगर आप अपने सारा सेल्स का डाटा मुझे दे दें, मैं उस सेल्स के डाटा को एनालाइज करूं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी हॉट सेलिंग आइटम कौन सी है, तो उसकी प्राइस आप बढ़ा सकते हैं, और कौन सा आपका लीस्ट सेलिंग आइटम है जिसपे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इन दो चीजों को आप कंबाइन करके क्रॉस सेल कर सकते हैं, डील बना सकते हैं। सो और मैं आपकी जो कस्टमर आते हैं और जो आपका वर्क फ्लो स्केड्यूल है एचआर का, उसको मैं ऐसे मैनिपुलेट करूंगा कि जहां पे जब कस्टमर ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा वर्क फोर्स रखेंगे, जब कस्टमर कम होंगे तो वर्क फोर्स कम कर देंगे। तो इस तरह की एफिशिएंसी करने से लेट्स से मैं आपका महीने की जो सेल 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख कर देता हूँ, 30% बढ़ा देता हूँ। तो अगर आप उसकी सेल को महीने का 30 लाख बढ़ा सकते हैं, तो वो आपको 15 से 20 लाख या 10 लाख रुपए आपको महीने का देने में उसको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? आप खुद अपने आप को एज ओनर की पोजीशन में रखे देंगे, आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सो माइंडसेट क्या है, अगर हमेशा जब भी इस तरह के प्रोसेस में अपने आप को ना दूसरे के शूज में रख के देखते होते हैं, जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचेंगे अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ और मेरे पास कोई ये प्रपोजल लेके आए, तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अगर आप उसको फायदा कराएंगे, आप उसका बिजनेस ग्रो करेंगे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको उसकी कंपनसेशन पे करना। यू गॉट माय पॉइंट। एक स्टार्टअप कंपनी है यूएस की, मैं जब उसको लिंक्डइन पे एक्सप्लोर कर रहा था, उनकी पंच लाइन ये थी कि आप हमारे साथ कंसल्टेंसी में आए, 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर हम आपका बिजनेस जो है वो 50% ग्रो करा देंगे, और अगर हमने 50% ग्रो नहीं करवाया ना, तो आपने हमें कोई पैसे नहीं देने, तो फिर हमारी सर्विसेज फ्री होंगी आपके लिए। सो दे आर सो डिटरमिन्ड, कन्विंस बैकएंड पे, उन्हें पता है कि हम इनके डाटा के साथ ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, इनके ऐसा उसको प्ले करेंगे, इनका बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, सोशल मीडिया के थ्रू वट एवर जो भी है। और फिर तो हर कंपनी जिसको आप गारंटेड रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आपके साथ कंसल्टेंसी में है। सेकंड पॉइंट जो है, सो आपको, अब देखिए ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, मैं एक एक लाइन तो आपके सामने रीड नहीं करूंगा, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ये पढ़ लेंगे। इसमें से ये लेक्चर नोट्स मैंने सारे अपलोड किए हुए, जो काम की बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो एग्जांपल्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट जो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है वहां पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको पढ़ेंगे, और जैसे आज लेक्चर खत्म होता है फौरन जाके इसको जाके रीड आउट करें, आपका सब्जेक्ट में ना बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगी, ठीक है, और वो शायद रिमेंबर लॉन्ग टाइम। इसमें एक बात लिखी हुई है कि यू हैव टू स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग द गोल्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च। इसमें ये बात लिखी हुई है कि आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, सपोज करें एक प्रोजेक्ट आपने ले लिया हुआ है और आपने उस पर कई महीने लगा के रातें दिन रात एक करके उसको आउटपुट ले आए, लेकिन जब आप अपने मैनेजर्स के सामने या अपने एग्जीक्यूटिव्स के सामने प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं ये तो वो था ही नहीं जो मुझे चाहिए, तो आपकी वो सारी मेहनत जो है वो किसी काम की नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपने अपनी टेक्निकलिटी नहीं झाड़नी उसमें कि मेरे पास ये नॉलेज है, मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, एज फार एज बस आप अपनी प्रोजेक्ट में जितने बड़े हाई लेवल के विजुअलाइजेशन बना दें और जितनी अच्छी रिपोर्ट लिखते हैं अंग्रेजी में, अगर उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा ना, यानी कि अगर आप उसके बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर रहे, उसका रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे, तो उसके किसी काम का नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो असल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर, ना कि लेफ्ट राइट नहीं हमने होना। सो प्रोजेक्ट चार्टर में क्या होगा, प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या चीजें होती है, अ प्रोजेक्ट चार्टर रिक्वायर्स टीम वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन में काम नहीं होता डाटा साइंस में, इट हैज टू बी अ टीम वर्क, एंड योर इनपुट कवर्स एट लीस्ट द फॉलोइंग। क्या कवर होना चाहिए, अ क्लियर रिसर्च गोल, प्रोजेक्ट का मिशन एंड कॉन्टेक्स्ट, how you are going to perform your analysis,
what resources you expect to use, proof that it is an achievable project or proof of concepts, deliverables and a measure of success, और आखिर में क्या है टाइम। अच्छा, ये जो बातें लिखी हुई है इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना, बस इसको एक दफा रीड कर लें एंड दैट्स इट। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक दफा इसको पढ़ लें, कोई मुश्किल चीजें नहीं है ये चीजें आपको याद इसलिए नहीं करनी क्योंकि जब आप एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज जिसे कहते हैं ना एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मेमोरी का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको एक दफा रीड कर लें एंड यू आर गुड टू गो। मैं सिर्फ इसलिए कि स्किप नहीं करना चाह रहा था कि ये थ्योरी लिखी हुई है तो हमें स्किप करो। रिट्रीविंग डाटा में क्या है कि द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाटा साइंस प्रोसेस इज टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा। Sometimes you need to go into the field and design a data collection process yourself। अक्सर जब आप लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, तो कुछ लोग कहेंगे कैगल से डाटा उठा लो, ठीक है, कुछ जो है कोई ऑनलाइन साइट्स पड़ी होंगी वहां से उठा लेंगे। बात केसेस में डाटा आपको स्क्रैच से लेना होता है, तो उसके लिए आप क्वेश्चनियर्स बनाते हैं, सर्वे फॉर्म्स बनाते हैं। अक्सर आप लोग को व्हाट्सएप पे आ जाते हैं कि जी किसी का एमएस का थीसिस है उसको सर्वे चाहिए, काइंडली सर्वे फिल कर दें। या आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां उन्हें सर्वे लिखे होते हैं, या लोग आपके घरों में आके नॉक करके आपसे सर्वे फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं। तो डाटा इस तरह भी कलेक्ट किया जाता है। और so don't be afraid to look outside your organization for data, because nowadays more and more organizations are making even high quality data freely available for public and commercial use। बाद दफा क्या होता है, बाद दफा ये होता है कि डाटा स्टोर्ड विद इन द कंपनी। बाद दफा कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में डाटा जो है वो डिफरेंट तरीके से स्टोर हुआ होता है, उनसे डाटा लेना एक चैलेंज बन जाता है। बाद दफा वो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग देयर डाटा, तो आपको उनको बड़े तरीके से मीटिंग करके डिफरेंट इंसेंटिव देके डिफरेंट ओकेजन के ऊपर डिफरेंट चीजें करके उनसे डाटा जो आप करना होता है। एक टर्म है डेटाबेस, आप लोगों को पता है जहाँ पे डेटाबेस वो आप सीधे जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, इसमें SQL डेटाबेस भी है, NoSQL डेटाबेस भी है जहाँ पे डाटा आप स्टोर करते हैं। डाटा वेयर हाउस जो है, यहाँ पर डाटा को आप रीड करते हैं और एनालाइज करते हैं। मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस का कोई काम करना है तो आप उसके लिए डाटा वेयर हाउस तो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। डाटा वेयर हाउस का एक सबसेट है डाटा मार्ट, यानी कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर कोई काम हो रहा है, सिर्फ फाइनेंस का डाटा जो वी कॉल इट एज अ डाटा मार्ट, इट्स अ सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस। और डाटा लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे रॉ और हर तरह का डाटा आपने इकट्ठा करना है, जमा करना है, उसको कहेंगे डाटा लेक। डाटा लेक क्या होगा, जहाँ पे हम हर तरह का डाटा इकट्ठा करें। डाटा वेयर हाउस होगा जहाँ पे डाटा को रीड करें और एनालाइज करें फॉर एनी बीआई पर्पस। और उस डाटा वेयर हाउस का एक सबसेट होगा डाटा हमारा किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और डाटा बेस क्या होता है, जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करें। गॉट द पॉइंट? अभी हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। लिखा है डॉक्यूमेंटेशन and metadata are not always the top priority of a delivery manager, so it's possible you will need to develop some Sherlock Holmes like skills to find all the lost bits। कहता है आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा to get all the data। और there are companies available in the market, जैसे एक कंपनी है निल्सन के नाम से, एक कंपनी है GfK के नाम से। ये कंपनियां डाटा सेल करती हैं, आप ये थर्ड पार्टी है, आप इनको पैसे दें तो ये आपको डाटा प्रोवाइड करके देती है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, अगर एक ऑटोमोबाइल की कंपनी कोरियन ब्रांड है या चाइनीज ब्रांड है, वो पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, अब उसे पाकिस्तानी मार्केट के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये लोग SUVs खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो वो किसी थर्ड पार्टी से डाटा ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस मार्केट में हमें कौन सी प्रोडक्ट लेके आनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी चाइनीज कोरियन बगैर रिसर्च के किसी मार्केट में कदम रखे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस लेके आना है या इन्वेस्टमेंट करनी है,
so they will make sure कि हमने अपना पूरा रिसर्च पहले की हो। एक वेबसाइट है data.gov, it is the home of the US government's open data। उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है कि आप इस पे करें एनालिसिस, निकालें इस पे स्टैटिस्टिक्स हमारे बारे में। यूएस ने खुद, जिस तरह पाकिस्तान में अगर मर्दमशुमारी होती है और ये हमारे साथ ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओपन करते हैं डेटा कि आप करें इस पे एनालिटिक्स निकालें, पाकिस्तान में पढ़े लिखे कितने हैं, पाकिस्तान में यंग पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंटिस्ट कितने हैं, पाकिस्तान में पीएचडीज कितने हैं, मतलब जो भी आप उसमें से रिसर्च निकालें। पाकिस्तान में एवरेज जो नेशन की एवरेज हाइट है वो क्या बढ़ रही है, कम हो रही है, हेल्थ सही है या नहीं है, जो भी आपने एनालिसिस परफॉर्म करने। फिर एक और वेबसाइट है opendata.europe.eu, इट इज अ होम ऑफ द यूरोपियन कमीशंस ओपन डाटा। इस तरह freebase.org है, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है data.worldbank.org, इट्स अ ओपन डाटा इनिशिएटिव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। एक है एड डाटा, ओपन डाटा फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एक है open.fda.gov, इट्स अ ओपन डाटा फ्रॉम द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सी फ्रीली पब्लिकली गवर्नमेंट का हाई क्वालिटी डेटा भी अवेलेबल है, और वो हम जैसे रिसर्चर्स के लिए, एमएस के स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम डाटा साइंस का कि हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो कुछ केसेस में हम डाटा क्या करेंगे कि विकिपीडिया या फेसबुक या रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जिससे स्क्रैप कर लेंगे। मैं आपको स्क्रैपिंग करना भी सिखाऊंगा, डाटा स्क्रैप कैसे करना है। फिर हम कुछ केसेस में डाटा जो है वो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ केसेस में वेबसाइट्स बनी होंगी जहां पे डाटा सेट्स पड़े होंगे, हम उनके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करें। ठीक है, एक दफा आपको एनालिसिस या काम करना आ जाए तो डाटा जो भी हो तो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर दफा डाटा हमें स्क्रैच से ही बनाना है। फिर वो कहता है कि जब भी आपके पास डाटा आएगा ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी चेक्स लगाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। मसलन प्रॉब्लम ये आ सकते हैं, किसी ने यूएस की जगह यूएस किस तरह के जाएंगे, किसी ने यूनाइटेड किंगडम पूरा लिखा हुआ है, आप उसको चेंज करके किसमें, किसी जगह पे यूके लिखा हुआ है, किसी जगह पे यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, किसी जगह पे इंग्लैंड लिखा हुआ है, किसी जगह पे स्कॉटलैंड लिखा हुआ है, किसी जगह पे वेल्स लिखा हुआ है, जैसे आप सबको चेंज कर देते हैं टू यूके। छोटी मोटी चीजें आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। सो once you retrieve a data, step 1 क्या था, setting the research goal। हमने research goal को सेट किया। सेकंड स्टेप क्या है, डाटा की कुछ मिनट लेते हैं। अगर आपने आने क्लास में कोई थोड़ा टाइम पे है, 25 मिनट के बाद आप आएंगे आपको समझ नहीं आएगी, फिर मैं कह दूं। तो सेकंड स्टेप क्या है, डाटा की रिट्रीवल, जो कि इंटरनल भी हो सकती है और जो कि अभी तक मैंने कोई काम के बाद ऐसा चीज है ना कि बहुत टेक्निकल बात थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक दफा आपके साथ डिस्कस कर लो। अभी जो आगे आने वाली चीजें हैं उनमें से इंपॉर्टेंट आना शुरू है, और मैं आपका ध्यान बनाना शुरू करूंगा कि डाटा को आपने देखना है किस तरह। तो सेकंड स्टेप वाज डाटा रिट्रीवल, थर्ड स्टेप इज डाटा डाटा प्रिपरेशन, थर्ड स्टेप इज डाटा प्रिपरेशन के अंदर आ जाती है क्लीनिंग, इंटीग्रेशन और ट्रांसफर, टीआईटी। क्या चीज आ जाती है, क्लीनिंग, पहले आगे इंटीग्रेशन, आई से इंटीग्रेशन और टी से ट्रांसफर। ठीक है, अब मैं ये बातें आपको इसलिए भी याद करवा रहा हूँ, हालांकि मेमोरी की कोई मेमोरी की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप डाटा को, आपके सामने डाटा आएगा या आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो एकदम आपके दिमाग में परफॉर्म कर रहा है। स्टेप नंबर 3 इज अबाउट डाटा प्रिपरेशन। तो डाटा प्रिपरेशन में हमें डाटा को क्लीन करना है, इंटीग्रेट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। वेरी गुड। सो एक बड़ा फेमस कोट है, वो ये कहता है गार्बेज डालेंगे तो निकलेगा क्या, गार्बेज, व्हिच मींस अगर डाटा ही गार्बेज है तो उसमें से जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी गार्बेज होंगे। तो इसीलिए ये जो एआई के जितने भी मॉडल्स है ना,
एआई की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, आप लोगों ने ये जो कोर्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने, वो यही है कि डाटा का जो मॉडल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, वो डाटा है। अगर डाटा ही सही नहीं है तो एआई ने जो काम करना है वो भी सही नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आपने इमेजेस दिए हुए और रेडियोलॉजिस्ट ने उनकी गलत डायग्नोसिस किया हुआ है, और जिसका ट्यूमर है उसको कहा कि इसका ट्यूमर नहीं है, जिसका नहीं है उसको कहा हुआ है कि इसका ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल। और उसी से आपने मशीन लर्निंग के मॉडल या डीप लर्निंग के मॉडल लगा के ट्रेन किया हुआ, तो कंप्यूटर सीखे भी गलत, क्योंकि डाटा ही गलत था, तो आउटपुट भी क्या आएगी, गलत आएगी। तो गार्बेज इन इक्वल्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डाटा को क्लीन करना है, हमने उसको इंटीग्रेट करना है और फिर क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म। क्लीनिंग में क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। Data cleansing is a sub-process of the data science process that focus on removing errors in your data, so your data becomes a true, consistent representation of the processes it originates from. तो जिसमें मैं आप लोगों को बताया कि चूंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जहां पर आपको छोटे-छोटे गिग्स मिल जाएंगे, $50 के, $100 के, $20 के, 2 घंटे का, 3 घंटे का काम का, जिसमें वो आपको डाटा देंगे, क्या कर दो, क्लीन कर, क्योंकि वो लेबर काम है, तो $5 या $10 फी घंटा पे लोग कर रहे हैं क्लीनिंग के काम। अब आप पूछेंगे सर क्लीनिंग में क्या करना होता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, शुरुआत सबकी यहीं से होती है। इवन आप जितने मर्जी अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन जाए, आपको हमेशा डाटा को क्लीन करते रहना पड़ेगा, मतलब आपके बहुत से ऐसे इश्यूज आएंगे जहां पे आपको क्लीन करना पड़ेगा। So by true and consistent representation, we employ at least two types of errors exist. पहला टाइप एरर का क्या होता है, इंटरप्रिटेशन एरर। इंटरप्रिटेशन एरर क्या होता है, such as when you take the values in your data for granted, like saying that a person's age is greater than, मतलब आपने एक फॉर्म बनाया था जिसमें लिखा हुआ था एज, तो किसी में एंटर करना था 30, उसने 30 इंटर पे 0 और लगा दिया, तो कितनी एज आ जाएगी रिकॉर्ड में, एरर है ना ये 300 साल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, वैसे जरा मुझे पढ़े बगैर बताएं क्या हो सकता है, सर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, लिमिट लगा दें, आपके क्या पूछो बोले, नहीं लेकिन मसलन मैंने किसी ने एज लिख दी है 179, उसमें क्या करेंगे सर, एक लिमिट बस हम इसमें डालें कि आप 0 से 99 के दरमियान कर सकते हैं। मैं कह देंगे 0 से 120 की लिमिट लगा, हो सकता है ना, इस तरह डाटा ले रहे होंगे, उस वक्त ही ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड एरर, एक तो इंटरप्रिटेशन एरर होता है, दूसरा एरर होता है it points to inconsistencies between data sources or against your company's standardized values. इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि किसी ने लिखा हुआ है फीमेल, FEMALE, एक टेबल में किसी ने सिर्फ F लिखा हुआ, कैपिटल F, कैपिटल F का क्या मतलब है, फीमेल, लेकिन उसने F लिखा हुआ है, एक ने फीमेल, तब इनकंसिस्टेंसी आ गई ना, ठीक है। किसी ने पाउंड्स में लिखा हुआ है, किसी ने डॉलर्स में लिखा हुआ है, और किसी ने PKR में लिखा हुआ है, तो क्या आप सबको कंपेयर इक्वली तो नहीं कर सकते, तो आपको उनको स्टैंडर्डाइज वे में लेके आना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो सबको US डॉलर्स में ट्रांसफॉर्म कर दें या PKR में ट्रांसफॉर्म कर दें। This table is very important. This table is an overview of common errors. ये वो errors है, जिनकी descriptions है, ये इनके possible solutions है, ठीक है। पहला एरर ये हो सकता है कि आपने डाटा की एंट्री करने में मिस्टेक्स कर दी है, क्या हो गई है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको आप मैन्युअली ओवर रूल कर दें, यानी कि आप ठीक कर रहे हैं, उस वैल्यू को रिमूव करके कुछ कर दें। सेकंड ये हो सकता है रिडंडेंट, यानी कि जितना आपने लिखना था उसके आगे आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करें, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करें। पाइथन में एक स्ट्रिप फंक्शन होता है strip, जैसे ही आप उसको लगाते हैं वो स्ट्रिंग
और जितने भी स्पेसिस होती है उसको खत्म करना। अभी हम देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लैब में भी करेंगे। अगला क्या है, एक बात, जैसे किसी ने एज लिख दी है 300 साल, वो इम्पॉसिबल वैल्यू है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनुअल अवर रूल करेंगे या लिमिट लगा देंगे। फिर क्या चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये मसला आता है, ये क्या है, मतलब कुछ कॉलम्स होंगे जिसमें वैल्यूज कुछ ब्लैंक होंगे, किसी ने जो हमें डेटा के लिए किया होगा, उन बेसिक वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, हम उनको रिमूव कर देंगे, दोज ऑब्जर्वेशंस, या उन जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। वो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे अभी हम इस पे बात करेंगे। फिर क्या होते हैं, आउटलायर। आउटलायर जो होते हैं, सारा ट्रेंड एक तरफ चल रहा है, आउटलायर बिल्कुल ही एक्सेप्शन से हट के बहुत, या तो मसलन हर साल का प्रॉफिट चल रहा है $10,000, $12,000, $9,000, $11,000, आपको पता है 10,000 के आसपास रह रहा है, लेकिन एकदम लिखा हुआ है $10 मिलियन, एकदम कान खड़े हो जाएंगे, कभी तो 10,000 की बात हो रही थी, 11,000, 12,000, एकदम 10 मिलियन कहाँ से आ गया। बाद में जब मिलियन पे गौर करेंगे पता लगेगा एक्स्ट्रा जीरोस लगे, या ये भी हो सकता है कि जेन्युइनली प्रॉफिट 10 मिलियन हुआ, तो चेक करना पड़ता है उसको कि बाकी वो आउटलायर सही है या वो गलती हो गई। तो यू हैव टू वैलिडेट, एंड इफ erroneous treat as missing value, remove all etc. फिर एक एरर होते हैं जो इनकंसिस्टेंसीज की वजह से होते हैं, ये होते हैं डिविएशंस फ्रॉम अ कोड बुक। एक आपकी कोड बुक है, उससे डिविएट कर, कोड बुक का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने एक सर्वे नाम में था कि आप अपनी कस्टमर सर्विस की को रेट करें 0 से 5, कहां से रेट करें, 0 से 5 का मतलब है एक्सीलेंट सर्विस, 0 का मतलब है बेकार सर्विस। किसी ने 10 पुट कर दी या 100 पुट कर दी या -10 पुट कर दी, तो ये आपकी कोड बुक से अगेंस्ट हो गया। तो इस तरह के एरर्स को आप कैसे डील करेंगे। फिर है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ, किसी ने डॉलर में, किसी ने पाउंड में, किसी ने पीकेआर में, मुख्तलिफ तो यू हैव टू रिकैलकुलेट। फिर है डिफरेंट काम किया, एक कंपनी लिखी है 35 आवर काम किए। अब हफ्ते से क्या बनाते हैं, एक कंपनी के मुताबिक हफ्ते से बनाते हैं 7 दिन, एक कंपनी का हफ्ते से बनाते हैं 5 दिन का वर्क वीक, वो वीक को वर्क वीक समझ रहे हैं, एक वीक को पूरा वीक समझ रहे हैं। दोनों को आपने सेम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए या तो दोनों को 7 दिन पे ले आए या दोनों को मेक सेंस। ये दिमाग अब इस तरफ सोचे आपका, तो bring to the same level of measurement by aggregation और extrapolation, यानी कि एक्सट्रापोलेट करने का मतलब है 5 दिन को 7 दिन पे ले आए, इस तरह करके हम जो है वो कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो रेड क्रॉस बने हुए हैं ये आपके डेटा पॉइंट्स है, इन डेटा पॉइंट्स की वजह से जो आपकी रिग्रेशन लाइन वो लाइन जो एक बेस्ट फिट है इन डेटा पॉइंट्स के लिए। बेस्ट का मतलब है इस ब्लू लाइन का इस रेड लाइन के साथ मीन स्क्वायर एरर से हम बात करेंगे। ये ब्लू लाइन आपकी रिग्रेशन लाइन पर है, लेकिन एक आउटलायर आ गया आपके पास यहाँ पे। इस एक आउटलायर में क्या ये कि इस आउटलायर की वजह से आपकी ये ब्लू लाइन किस पे शिफ्ट होगी, रेड लाइन। पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, किसकी वजह से, सिर्फ एक डाटा। और सपोज करें वो आउटलायर सही नहीं है, वो आपका कोई एरर था, तो उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी ट्रेंड नहीं अब गलत हो गई। इसलिए आउटलायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रीचेक करें कि कहीं वो इनकंसिस्टेंसी या कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, मतलब रुपीज में चीजें चल रही थी, किसी ने पैसा में तो नहीं उसको कर दिया और वो नंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई आ गया। एक आउटलायर है वो आपकी पूरी की पूरी रिग्रेशन की एस्टिमेट को थ्रो कर सकता है, थ्रो अवे कर सकता है। किसको, अगर वो ट्रू आउटलायर हो, हाँ नहीं, फिर तो अगर तो वो ट्रू आउटलायर है फिर तो वो आपने अपने सिस्टम में रखना है। ठीक है, और इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है मेरे पास के, मतलब या तो ये हो सकता है कि आप आउटलायर की वजह से ओवरऑल रिग्रेशन लाइन ही शिफ्ट कर दें, या आप बाकी डेटा पॉइंट्स के लिए नॉर्मल वैल्यू डिफाइन कर लें, और आउटलायर के केस में आप एक एक्सेप्शन के लिए एक पीस वाइज फंक्शन बना लें। पीस वाइज फंक्शन क्या हो सकता है, आप ये बता सकते हैं यार हमारी जो मास्क की सेल्स है या जो हमारा सर्जिकल इक्विपमेंट है इसकी सेल्स है वो ये रहेंगी,
अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई कोविड जैसा अटैक आ गया या ऐसा आउटब्रेक आ गया तो हमारा ये भी रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन वो वन ऑफ एक्सेप्शन है, कोई एक खास ओकेजन के ऊपर। वैसे ये होगा, मतलब आप इस तरह भी इसका एक हल दे सकते हो। मेरे पास अगर ये प्रॉब्लम आए तो मैं उस कंपनी को इस तरह डिफाइन सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब ये आपका बिजनेस एक्यूमेन आएगा कि आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। आप थोड़ा सा और आगे पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगा, कुछ रियल केसेस दिखाऊंगा, और फिर आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा डाटा के एरर्स कैसे निकालना है। और एक दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पाइथन में या पावर बीआई में या किसी भी ईटीएल के टूल्स यूज करके आप जो है ये वाले प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और छोटे मोटे काम है ये हैंड्स ऑन स्किल आपके अंदर आ जाएगी। सो data collection and data entry are error-prone processes. They often require human intervention, and because humans are only human, they make typos or lose their concentration for a second and introduce an error into the chain. But data collected by machines or computers is not free from errors either. Errors can arise from human sloppiness, whereas others are due to machine or hardware failure. Examples of errors originating from machines are transmission errors or bugs in the extract, transform and load phase. ये जो ETL का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। बहुत से लोग आपको बताएंगे हम लोग ETL कर रहे हैं, हम बैंक्स में काम करते हैं, हमारा काम है एक्सट्रैक्ट करना, लोड करना और ट्रांसफॉर्म करना। उस प्रोसेस में भी एरर्स जनरेट हो जाते हैं। For small data set, you can check every value by hand. Detecting data errors when the variables you study don't have many classes can be done by tabulating the data with counts. When you have a variable that can take only two values, एक है good GWD and bad BAD, you can create a frequency table and see if those are truly the two values. अब आपने इसका टेबल ड्रॉ किया तो पता लगा कि गुड आपके पास ये नंबर आ रहा है, बैड आपके पास आ रहे हैं इतने, और एक आ रहा है GODO गोडो ये 15 है, और BADE 1 है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या मसला है? पहला मिस्टेक है ना, गुड की जगह क्या हो गया GODO, और बैड की जगह क्या हो गया BAD। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह के जो एरर्स हो रहे हैं जहां पे आपने टाइपो मिस्टेक्स कर दी हैं, आपने एक कोड लिखना है कि इफ x इक्वल इक्वल GODO, इसको आप कर दो x इक्वल टू GWD, और अगर x इक्वल इक्वल है BADE के, उसको किसके इक्वल कर दो, तो आपका वो जो टाइपो एरर्स है वो इससे रिजॉल्व हो जाएगा। एग्री? फिर एक मसला है कौन सा, रिडंडेंट व्हाइट स्पेसेस का। तो रिडंडेंट व्हाइट स्पेसेस का मतलब है कि आपने FR लिखा हुआ है उसके आगे स्पेस दे दी है, या आपने FR से के पीछे स्पेस दे दी है। तो इस काम के लिए क्या करेंगे कि if you know to watch out for them, fixing redundant white spaces is luckily easy enough in most programming languages. They all provide string functions that will remove the leading as well as trailing white spaces. For instance, in Python, you can use the strip function to remove the leading and trailing. आपने सिंपली strip function कॉल करना है, वो आपके जो आपके टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे और आगे व्हाइट स्पेसेस को खत्म कर। अक्सर होता है आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं, आप कहते हैं मैंने फॉर्मूला लगाया है, इस पूरे कॉलम पे लगा क्यों नहीं, पता लगता है कुछ वैल्यूज में एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई हैं, तो वो एक सिंपल स्ट्रिप फंक्शन कॉल करके वो आप व्हाइट स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। फिर एक मसला आपको आएगा, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये सब किस किस कैटेगरी में आ रहा है, डाटा की प्रिपरेशन में, क्लीनिंग में। एग्री और डिसएग्री? सो एक मसला है, किसी ने ब्राजील को लिखा है कैपिटल बी से, किसी ने ब्राजील को लिखा है स्मॉल बी से। So in this case, you can solve the problem by applying a function that returns both strings in lowercase. मतलब आप किसी भी के आगे ये मेथड कॉल करेंगे डॉट लोअर, तो वो ब्राजील डॉट लोअर और कैपिटल बी डॉट लोअर जो है ना दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसी भी चीज को डॉट लोअर कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस। डॉट अपर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों की इंटरसेप्ट रिमूव हो जाएगी। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास इम्पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उस पर हमें सैनिटी चेक लगाना है। किसी ने एज लिख दी है 299 ईयर्स, किसी ने अपनी हाइट जो है वो 3 मीटर से ऊपर लिख दी है, तो उस केस में आप एक चेक लगा सकते हैं कि एज मस्ट बी बिटवीन 0 and 120। सही है, लिमिट लगा के हम ये वाला एरर रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और
वो ये होता है कि हमें क्या निकालने हैं, आउटलायर। आउटलायर मैंने ये बताया है कोई चीज नॉर्म से बहुत हटके। और अक्सर आप जब मैं आपको पावर बीआई में जब ये मैं एनालिसिस करवाऊंगा तो जब हम डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे तो उस डेटा सेट अब वो इतने ज्यादा वैल्यूज होंगी कि अब आप वो मिलियंस ऑफ वैल्यूज को या थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज एक एक को तो नहीं देख सकते ना। तो हम क्या करेंगे, हम उन सारी वैल्यूज का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। क्या बनाएंगे, उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप आएगी ना, उस शेप से पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल है या इसमें आउटलायर्स हैं। उसको ग्राफिकल वे में कन्वर्ट करेंगे अपने सारे टेबल को एक क्लिक ऑफ अ बटन से। ठीक है, उससे पता लग जाएगा आउटलायर्स है। अगर आउटलायर्स होंगे फिर हम उनको चेक करेंगे, पता चले उसमें सारे लेडीज बैग हैं जिन सब की प्राइसेस जो है वो $10 है, किसी की 50 है, किसी की 90 है, किसी की हर बैग की प्राइस $2 से कम है। लेकिन एकदम एक बैग आया हुआ जिसकी प्राइस $10,000 लिखी हुई, तो वो आउटलायर के जो है वो शेप से पता लग जाएगा कि वो आउटलायर की शेप से पता लग जाएगा कि भाई वो आउटलायर है या नहीं। तो उस पर्टिकुलर केस में जब हम उसको डीप डाउन इन्वेस्टिगेट करेंगे पता लगेगा कि वो बर्किन बैग तो बहुत ही एक्सपेंसिव भाई हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट है, तो बाकी वो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है जिसकी बाकी प्राइस $10,000 है। अगर वो नहीं है तो उसका मतलब है कि हमसे गलती हुई है, हमने एक्स्ट्रा लगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें या तो उसको निकाल देना है या उसकी जगह बुक कर देना है। सो आउटलायर्स के लिए हमने क्या करना है कि the easiest way to find outliers is to use a plot or a table with a minimum and maximum values. The plot on the top shows no outliers, whereas the plot on the bottom shows possible outliers on the upper side when a normal distribution is expected. अब आप ये देखें, ये आपकी थी expected distribution, यानी कि इस तरफ प्लॉट हो रही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है विद आउटलायर, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है और यहाँ पर आपके पास वैल्यू। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आपके पास क्या है, और सिर्फ क्या प्लॉट करके, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके, जो कि क्लिक ऑफ अ बटन से एक फंक्शन कॉल करने से आप प्लॉट कर लेंगे। So it shows that most cases occurring around the average of the distribution and occurrences decrease when further away from it. The high values in the bottom graph can point to outliers when assuming a normal distribution. As we saw earlier with the regression example, outliers can gravely influence your data modeling, so investigate them. अगर एक आउटलायर ने आपकी जो नॉर्मल रिग्रेशन की लाइन की ब्लू वाली लाइन को रेड पे ले गया, पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर दोज आउटलायर्स। इससे पहले कि आप डाटा अपनी नेक्स्ट टीम को पास करें, जो कि डाटा मॉडलिंग वाली टीम हो या डाटा एक्सप्लोरेशन वाली टीम हो, पहले तो डाटा एक्सप्लोर करते हो कि आपको आउटलायर्स पता लग सकते हैं, लेकिन उस डाटा को डाटा मॉडलिंग की टीम को देने से पहले एक दफा सारे आउटलायर्स जो है वो रिमूव कर। अदरवाइज मॉडल भी गलत बनेगा, मॉडल गलत बनेगा तो रिजल्ट्स भी गलत आएंगे। अब आएगा एक और इशू बड़ा कॉमन है, डीलिंग विद, अक्सर टेबल बने होंगे जिसमें कुछ वैल्यूज खाली होंगे। ठीक है, आज जब हम पावर बीआई में करेंगे, मैं आपको डाटा सेट इंपोर्ट करेंगे, डाटा सेट किसी ने फिलअप करके दिया होगा, उसमें से कुछ वैल्यूज खाली होंगे। अब उन खाली वैल्यूज में से इसके कई तरीके हैं। एक तरीके देंगे जहां जहां पे वैल्यू खाली है वो वाली पूरी का पूरा एंट्री डिलीट करते हैं सिस्टम से, कर सकते हैं ना। एक चीज होती है एम्प्यूटेशन। एम्प्यूट करने का मतलब ये होता है कि हम उनको ऑर्डर में सॉर्ट करें और जो मिसिंग वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू है वो ले लें, या उस मिसिंग वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है वो ले लें, या उन दोनों का एवरेज ले लें। ठीक है, या उसकी मीन ले लें, जो पूरे का पूरा टेबल आ रहा है उसका मीन आ रहा है वो वैल्यू डाल दें। तो उसके एक सोल्यूशन नहीं है, इसके मल्टीपल सोल्यूशन है, कोई सही गलत नहीं है, हर जगह की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सो मिसिंग वैल्यूज जो है आपके पास, इसका भी एक टेबल है। एंड अवर व्यू ऑफ टेक्निक्स टू हैंडल, एक टेक्निक का नाम है, उसका फायदा क्या है, उसका नाम क्या है। पहली टेक्निक ये है कि आप उस वैल्यू को ओमिट कर दें, सिस्टम से डिलीट कर दें। उसका फायदा क्या है, इट इज इजी टू, आसान है ना वो चीजें निकाल दें। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, यू लूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस वैल्यू को नल सपोज करें। उस वैल्यू को क्या सपोज करें, NULL, नल। It is also easy to perform. Not every modeling technique and or implementation can handle
जब आप उसको मॉडल करने जाएंगे, जरूरी नहीं है वो जो डाटा का मॉडल बनेगा वो नल वैल्यू को समझेगा, एंड वो समझेगा कि यार इस पूरे कॉलम में तो न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन नल आ रहा है, एन यू डबल एल। नल और जीरो में बहुत फर्क है। जीरो का मतलब है जीरो, नल का मतलब है कि वो वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, दो डिफरेंट बातें। अब फॉर एग्जांपल नल को आप जीरो भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है जहाँ पे लोग प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं और एक प्रोमो कोड लगा रहे हैं, तो उनको डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, 10% का। किसी ने प्रोमो कोड नहीं लगाया, नल आ गया वहां पे, तो प्रोमो कोड नहीं लगाने का मतलब ये कि डिस्काउंट कितना है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जिसने प्रोमो कोड नहीं लगाया तो उस पर डिस्काउंट क्या होगा। कुछ केसेस में नल का मतलब जीरो भी होता है, लेकिन कुछ केसेस में नल का मतलब हमें नहीं पता कि वहां पे क्या है, हो सकता है डिस्काउंट हो सकता है ना हो, हमें वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। दो डिफरेंट बातें। फिर क्या हो सकता है, हम इंप्यूट कर सकते हैं अ स्टैटिक वैल्यू सच एज जीरो, हम उस मिसिंग वैल्यू की जगह क्या पुट कर दें, जीरो पुट कर दें, या मीन वैल्यू पुट कर दें। मीन का पता है ना कैसे लेते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आएगा। ये करना आसान है, यू डोंट लूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर वेरिएबल्स इन द ऑब्जर्वेशन। अब आपका पूरा टेबल है, उसमें कई वैल्यूज हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पे नल था, मतलब मिसिंग वैल्यू थी, वहां पे आपने जीरो पुट करने से बाकी जो सारे वेरिएबल्स फिल हुए हैं वो तो मिल जाएगा आपको, बस एक जगह आपकी वैल्यू को आपने इंप्यूट किया होगा। लेकिन उसका नुकसान ये हो सकता है, इट कैन लीड टू फॉल्स एस्टिमेशंस फ्रॉम अ, उससे आपका मॉडल जो है उसमें फॉल्स भी आ सकता है, क्योंकि आपने खुद से अज्यूम कर लिया ना वो जीरो है। सपोज करें आपके जीरो डालने से मॉडल ही चेंज हो गया या उसकी पूरी पैरामीटर्स चेंज हो गए, तो ये नुकसान हो सकता है। फिर एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप इंप्यूट करें अ वैल्यू फ्रॉम एन एस्टिमेटेड और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसकी एस्टिमेशन करें, उसकी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू निकालें और वो पुट करें। ये वाला काम करना हार्ड है टू एग्जीक्यूट, उसके लिए आपको कुछ डाटा पे assumptions करनी पड़ती हैं। जैसे आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया होगा, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन लगा के आप वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम। लेकिन इससे इसका फायदा ये होता है, ये करना मुश्किल होता है, इसके लिए आपको थोड़े बहुत मैथमेटिक्स और स्टैट्स का नॉलेज होना चाहिए। और लेकिन इसका फायदा ये होता है, इससे मॉडल डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज आपने जो उसमें वैल्यू इंक्लूड की होती है वो स्टेटिस्टिकली अलाइन कर रही होती है, ये नहीं होता कि वो एक्सेप्शन नहीं होती, वो उसी लिमिट के अंदर होती है। लास्ट क्या है कि आप अपनी वैल्यू को मॉडल करें नॉन डिपेंडेंट, इट विल नॉट डिस्टर्ब द मॉडल टू मच, बट जब आप उस वैल्यू को मॉडल करते हैं उससे आपके जो मॉडल पे कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। मॉडल पे कॉन्फिडेंस होने का मतलब हो जाता है कि असल में आपका मॉडल ये कहता है कि तो मैं 99% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपने प्री मॉडल कर दी थी डाटा के अंदर, जिससे आपका मॉडल का आपका कॉन्फिडेंस अब ज्यादा हो गया। So it can artificially raise dependence among the variables. It is harder to execute and you have to make data assumptions. So just to recap, first step was data certainty research. The second step was DBT. It could be internally or it could be तो बात अभी हम जितने भी लैब में काम करेंगे और हम जितने भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे या हम किसी से फ्रीलांसिंग वेबसाइट से कोई प्रोजेक्ट उठाएंगे, मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द टाइम वो आपको डाटा को प्रोवाइड करेगा, तो डाटा आपको मिल जाएगा। स्टेप 2 आपके पास हुआ होगा, बहुत रेयर इंसिडेंस हो सकता है कि आप उसे कह देंगे यार ये आपको डाटा दिया है इसके लिए मिसिंग है तो मुझे काइंडली ये प्रोवाइड कर दें, या आप नेट से ले लेंगे, विकिपीडिया से ले लेंगे या किसी साइट से पकड़ लेंगे। स्टेप 2 ना, देन कम्स योर स्टेप नंबर 3 इज अबाउट डाटा। इसके अंदर 3 काम करने हैं, कौन कौन से, इंटीग्रेशन, मैं उसको CIT से याद किया बैठी नहीं, इंटीग्रेशन और अब हम आते हैं डाटा की क्लीनिंग के ऊपर। जब मैं कहता हूँ कि डाटा को क्लीनिंग करना है या क्लीनिंग का टास्क परफॉर्म करें, क्लीनिंग से बात किया आपने क्या क्या काम करने होंगे, आपने आपने क्लीनिंग के केस में इनकंसिस्टेंसीज आ रही होंगी, ठीक है, टाइप ऑफ मिस्टेक हो सकती है ना, हो सकती है। उसके बाद ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हो सकती हैं, आप उस पे सैनिटी चेक लगा सकते हैं। आउटलायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आउटलायर। आउटलायर क्या हम एक एक वैल्यू को रीड करेंगे आउटलायर देखने के लिए, क्या करेंगे, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग।
ठीक है, आपने डेटा साइंटिस्ट में, कंप्यूटर साइंटिस्ट में और एक नॉन टेक में क्या फर्क है कि वो इतना बड़ा टेबल में कितने देर लग जाएंगे मुझे देखने में। तो आप ही केस में आपको सिंपल कॉलम के ऊपर एरो रखना है, पावर भी आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, एक क्लिक ऑफ बटन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हटके वैल्यूज आ रही है तो उसका मतलब क्या आ रहा है, आउटलायर डालें, उस आउटलायर को आप डबल चेक करें कि क्या बाकी वो आउटलायर जेन्युइन है या फॉल्स है, तो फिर उस आउटलायर को आप रिजॉल्व करें। आउटलायर के बाद एक और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मिसिंग वैल्यू, बड़ा कॉमन है क्या चीज। अब मिसिंग वैल्यू का एक सॉल्यूशन नहीं, उसके कई सॉल्यूशन है। या तो मिसिंग वैल्यू को पूरा का पूरा ही निकाल दो, या उसकी जगह नल पुट कर दो, या उसकी जगह जीरो पुट कर दो, या उसको एस्टिमेट करो और उसकी वैल्यू पुट कर दो, या मीन पुट कर दो। सारे उसके क्या है, सॉल्यूशन है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हमें कोई इनमें से एक सॉल्यूशन चूज करना, कोई बेस्ट आंसर इसका ये नहीं है। हम प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन जो है वो लगाना। क्लियर होगी बात। जैसे वैल्यूज हो गया, और क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, डेविएशन फ्रॉम, जैसे मैंने बताया था कि 0 का मतलब है नेगेटिव, 5 का मतलब है वेरी, किसी ने 10 पुट कर दी है, तो डेविएशन फ्रॉम कोड बुक अगर होगी तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। So you look at those values that are present in the set A but not in set B. तो अगर कोड बुक की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसका मतलब जो डाटा एंट्री करवा रहे थे उस टाइम में भी लिमिट लगा देते ना कि 0 और 5 से आपने एक यूज करना है। या आप आजकल आप डेटा सर्विस देखते हैं, उसमें उसने 0 1 2 3 में सर्कल बनाए होते हैं, आप एक सर्कल को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। rather than कि आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करें, आप उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। या ये हो सकता है 10 को आप 5 अज्यूम कर लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डिफरेंट यूनिट डाटा, अब डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ये है, जैसे पाकिस्तान में जो पेट्रोल है ना वो किसमें बिकता है, लीटर्स में बिकता है। किसमें बिकता है, लीटर्स। पहली बात है अमेरिका में पेट्रोल को पेट्रोल नहीं कहते, वो उसको गैस कहते हैं, ये है गैसोलीन से गैस, और वहां पे बिकता है गैलन्स में। किसमें बिकता है, अब आप अमेरिका की और पाकिस्तान में कंपैरिजन कर रहे हैं, अमेरिका और पाकिस्तान में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक तरफ लीटर है और एक तरफ कंपैरिजन तो नहीं होगा। तो different units of measurement में क्या है, when integrating your data set you have to pay attention to their respective units of measurement. For example, of this would be when you study the price of gasoline in the world, you gather data from different data providers. Data sets can contain prices per gallon and others can contain prices per gallon. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल कन्वर्जन विद दिस, मतलब आप गैलन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, किसी ने डिस्टेंस लिखा हुआ है माइल्स में, किसी ने लिखा हुआ है किलोमीटर्स में, सेम है दोनों, तो क्या करेंगे, क्या दोनों को माइल्स में ले जाएंगे या दोनों को, ये आपको लग रहा होगा यार तो बड़ी आसान बात है कि मुश्किल तो है नहीं, लेकिन जब डाटा सेट इतना ज्यादा होता है बंदा बाद में केयरलेस हो जाता है, और बाद में फिर जब रिजल्ट गलत आते हैं तो बंदा समझता है आपके लिए रिजल्ट कहाँ गलत है, क्योंकि आपने डाटा के एरर्स जो है वो रिजॉल्व नहीं किए थे, बिकॉज डाटा क्लीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगला है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीगेशन। Having different levels of aggregation is similar to having different types of measurement. An example of this would be data set containing data per week or the inverse expanding the data set will fix it. बाद में डाटा को एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाद में उसको समराइज करना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। After cleaning the data errors, you combine information from different data sources. Different data sources से information को combine करने को हम कौन सा process कह रहे हैं, इंटीग्रेटिंग। कौन सा काम करें, क्योंकि जब आप डाटा सेट के ऊपर काम करेंगे आप देखेंगे
कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक ही डाटा सेट है उसी के ऊपर आपने सारा, बाद दफा आपको उस डाटा सेट के ऊपर मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को क्लब करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने SQL डेटाबेस दे दी है, साथ साथ आप एक ब्लॉग्स का डाटा है वो भी ले रहे हैं, कंपनी ने टेक्स्ट फाइल दी वो भी ले रहे हैं, PDF फाइल दी वो भी ले रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना। और and you have to correct your errors as early as possible. So not everyone spot the data anomalies. If errors are not corrected early in the process, every project that uses the मतलब उस डाटा से कई प्रोजेक्ट्स होने, तो आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसको क्लीन नहीं किया सही, तो फिर सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि उसका फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं, यानी कि जो स्नोबॉल इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। तो जहां तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ डाटा की, आपको पता लगे क्या डाटा क्लियरिंग में कितने स्पेक्ट्रम ऑफ चीजें जिनको मैं डील करना पड़ेगा, सारी चीजें हम चल रहा है देखेंगे कि आप और हम डाटा के सारे क्लियरिंग के टास्क परफॉर्म करेंगे। सो देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज मार्केट ऑफ फ्रीलांसिंग जहां डाटा क्लियरिंग की जॉब अवेलेबल है, बिकॉज़ मीडियम टास्क में कंपनी कहती है हम अपने जो डाटा साइंटिस्ट हैं उनको इन चीजों में रखा है, मजदूर है इसको आउटसोर्स कर दें। जब से एआई आई है तब से बहुत सा काम है क्लियरिंग का एआई के टूल से करना शुरू कर दिया है, और एआई के बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं उसमें नौकरी निकाल देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, बट स्टिल डाटा क्लियरिंग का काम अवेलेबल है, बट नॉट अ वेरी हाई रेट। ठीक है, मेरी बात ये है, ठीक है, जितना स्किल लेवल ज्यादा होगा, जितना काम कॉम्प्लेक्स होगा, उतने ही वेज रेट जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल बी अराउंड 5 to 10 $, लेकिन जितना काम हम आगे देखेंगे, जो डाटा मॉडलिंग वाला काम होगा, डाटा मैनिपुलेशन वाला काम होगा, दैट विल बी लाइक $15 तो हम देखेंगे आपको फील होगा इसके लेवल का फर्क है। सो व्हेन इट कम्स टू combining data from different sources, now here you have to combine the data from different sources. So पहली जो लैब हम पावर में करेंगे उसमें हम यही करेंगे कि एक डाटा सेट लेंगे, एक विकिपीडिया का डाटा लेंगे, एक PDF फाइल लेंगे और सबको कंबाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आप एक ही प्लेटफॉर्म में रहते हुए मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को क्लब कर रहे हैं। So what are the different ways of combining the data? To call it joining the tables का क्या मतलब है, आइटम होगा सी मंथ कौन सा है, जनवरी। अच्छा ये एक अलग टेबल है, ये टेबल है जिसमें उस क्लाइंट का नाम है जो ये नाम लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है रीजन। आपने दोनों का यूनियन ले लिया, ज्वाइन कर लिया, अब आपके पास जो टेबल बना है उसमें क्लाइंट में मंथ है और साथ क्या है, आप कर सकते हैं ज्वाइन दो टेबल्स को आपस में क्या कर दिया, बाद में आपके पास दो डेटा सेट्स अलग अलग होंगे, लेकिन it will be a better thing if you combine them. So you just have to call a join operation to एक unified table बने। Agree? इसमें थोड़ा सा जो जिन लोगों ने डेटाबेस नहीं पढ़ी हुई, एक प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है, वो हम जब लैब करेंगे तो विल गेट टू नो। ज्वाइन करने के बाद एक नया ऑपरेशन कौन सा है, आपके पास ये क्लाइंट है, ये आइटम है, ये सेल्स जनवरी की है, ये सेल्स किसकी है, अब इसमें दोनों को ज्वाइन नहीं करना बल्कि इसको आपस में क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, इसके नीचे ये प्लेस कर दिया, अभी जनवरी की भी सेल्स आ गई और किसकी आ गई, जनवरी। तो बाद दफा दो टेबल्स होंगे या दो डाटा सेट्स होंगे, उनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बाद के में दो डाटा सेट्स को क्या करना पड़ेगा, अपेंड, ज्वाइन करना पड़ेगा और अपेंड करना, ठीक है। अपेंडिंग data from tables is a common operation but requires an equal structure in the tables being, जो इसका स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए, फिर ये अपेंड होंगे। ये नहीं हो सकता यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यहाँ 2 कॉलम्स है और आप उनको अपेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, यहाँ पे 3 कॉलम्स, अभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपेंड। बाद दफा आपको यूज करने पड़ेंगे व्यूज to simulate data joins and appends।
फॉर एग्जांपल ये कौन सी सेल्स है, जनवरी की, ये सेल्स किसकी है, फरवरी की, और ये सेल्स मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये किसकी है। अब आपने 12 महीने की सेल्स का एक कंबाइंड टेबल बना दिया, वर्चुअल टेबल, जिसमें कौन सी सेल्स है ये। तो बाद दफा टेबल आइसोलेशन में, लेकिन आप उनके वर्चुअल व्यूज क्रिएट करके एक होलिस्टिक पिक्चर जो है वो सामने रखते हैं, ठीक है। फिर कुछ केसेस में आपको अपने डाटा में को इनरिच करना पड़ेगा। इनरिच करने का मतलब उसमें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी थ्रू विच मेजर्स, थ्रू विच मेजर्स, एग्रीगेटेड मेजर्स। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एक टेबल होगा, लेकिन उस पे एनालिसिस करने के लिए आप कहेंगे अच्छा अगर इसमें ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बना लूं तो मेरा मकसद वाजा हो जाएगा। अब वो नए कॉलम्स बनाना या डाटा को इनरिच करना, उसके लिए यू नीड अ बिजनेस एक्यूमेंट, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ माइंड जो बियॉन्ड द कन्वेंशन सोच रहा है। ये नहीं होना कि कस्टमर है या क्लाइंट ने डाटा दे दी है और उसी के ऊपर आपने काम करना है। आप उस डाटा को मैनिपुलेट करके कुछ नया डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट विल मेक योर पिक्चर मोर क्लियर। गॉट द पॉइंट, बात भी समझ आती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर ने या क्लाइंट ने डाटा दिया था कि एक प्रोडक्ट क्लास है स्पोर्ट्स की, एक है शूज की। स्पोर्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट का नाम है वो स्पोर्ट 1 है, स्पोर्ट 2 है। ये दोनों किससे बिलोंग करती हैं, और शूज के अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है शूज 1। इस स्पोर्ट 1 की सेल हुई है $95 की, इसकी सेल हुई है $120 की, इसकी सेल हुई है $10 की। पिछले महीने सेल हुई थी $98, इसकी हुई थी 132 की, इसकी सेल हुई थी $6 की। बस यहाँ तक कहना दिया। अब आपने सोचा कि अच्छा इसके ऊपर एनालिसिस करना है, तो एक काम करते हैं, हम एक ग्रोथ का क्या बना देते हैं। ग्रोथ क्या होती है कि करंट सेल में से प्रीवियस सेल माइनस करेंगे और प्रीवियस पे डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी कि लास्ट ईयर या पिछले मंथ में $98 की सेल हुई थी, अब 95 की हुई है, तो ग्रोथ में क्या होगा, -3% डाउन गए, ऐसे ही है ना। 132 से कितने पे आए, 120 पे आए, तो इसका मतलब है कितने परसेंट डाउन गए, 9%। यहाँ पे हम 6 से कितने पे गए, 10 पे, तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई है। इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा यहां तक अगर हम डाटा को लें तो इस डाटा को तो देख के पता ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा सेल किधर ग्रो कर रही है, शूज पे। सारा सारा पैसा किसमें डाल दो। लेकिन आप एक काम करते हैं, आप कहते हैं यार यहाँ सेल 95 की हुई है, यहाँ 120 की हुई है, और ये दोनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 120 और 95 को ऐड करें तो कितना बनता है, 215। यानी कि इस प्रोडक्ट क्लास की कितनी सेल हुई, 215 की। इसकी टोटल सेल्स कितनी हुई है, 10 की। अगर हम रैंकिंग करें तो सबसे ज्यादा डॉलर में सेल किसकी हुई है, $120 की, फिर $95 की, और फिर किसकी, मैंने इनकी रैंकिंग कर दी है, ये रैंक 1 पे, ये रैंक 2 पे, और ये रैंक 3 पे। तो इस इन कॉलम्स को ऐड करने से आपको ये पता लगा कि इवन दो हमारी स्पोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसका फिर भी क्या है, सिर्फ 66% लेके आगे क्या नहीं, आग लगी तबाही होगी। हालांकि सिर्फ $6 से कहाँ गए, $10 क्या चीज है एज कम्पेयर टू $215 और $215 की सेल्स के टोटल सेल्स इस क्लास की कितनी है, 215 एज कम्पेयर टू। तो सिंपली परसेंटेज को देख के ना ये ज्यादा मिसलीड करता है। So you have to create more columns. You have to enrich your data to get a more meaningful outcome. So just to recapitulate what we have studied. So when it comes to integration, when I say integration, integration means that you have to join. You have to append. You have to create virtual views. You have to bring the data to the same level of application or same level of measurement. Or you can say we have to enrich our data by aggregation, by creating more columns. ये सारा काम किसमें आ जाएगा, ठीक है। And then we have cleansing, और last हमारा step क्या था, data क्या करना, transform करना. So when I say transform में मैंने आपको बताया जैसे आपके पास एक x है, एक आपके पास y है, तो
तो यहाँ पर ग्राफ आपका बना हुआ है एक्स वर्सेस वाई, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है लीनियर। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये थी आपने x को ट्रांसफॉर्म करना है log ऑफ x में, तो आपने उस x को किसमें ट्रांसफॉर्म किया, log ऑफ x में, और अब आपने log ऑफ x को और log ऑफ x को प्लॉट किया, तो एक डिफरेंट कर्व बन जाएगी उसमें। यानी कि बाज़ दफा आपको अपने डाटा सेट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर। हाँ, रीजन क्या है उसकी? मसलन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि एक किसी ने डाटा सेट वर्किंग आवर्स का रखा हुआ है 5 दिन के हिसाब से, एक बंदे ने वर्किंग आवर्स का दिन रखा हुआ है 7 दिन के हिसाब से। तो आपको 5 दिन को 7 दिन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर प्लॉट करना पड़ेगा। तो बाज़ दफा डाटा जो है वो उस प्राइस उस फॉर्म में नहीं आ रहा होता है कि जिस फॉर्म में आप उसको मॉडल में ले लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, और हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करने में किसी ने जो है वो डाटा सेट दिया हुआ है आपको, लेट्स से स्क्वायर फीट में, ठीक है, आपने उसको स्क्वायर फीट से किसी दूसरे मैट्रिक में लेके आना है, तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर वेरिएबल फर्स्ट बिफोर यू अप्लाई टू गिव एन इनपुट टू अ डाटा मॉडल, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये भी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। मसला आपका एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि जो भी आप डाटा मॉडल बनाते हैं, अभी हम आगे डाटा मॉडलिंग करेंगे, तो उसमें ना अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएबल्स ले लेंगे ना, तो फिर आपको प्रेडिक्शन मीनिंगफुल कर नहीं पाएंगे। तो आपको ना फ्यू इंडिकेटर्स लेने होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप मॉडल बनाते हैं। मतलब आपने यूएस डॉलर को प्रेडिक्ट करना है अगले 50 साल बाद डॉलर की प्राइस क्या होगी, गोल्ड की प्राइस आगे 10 साल बाद क्या होगी, स्टॉक शेयर की प्राइस क्या होगी, यानी जो घर है यहाँ पे इसकी प्राइस 5 साल के बाद क्या होगी। अब वो उसकी प्राइस को डिटरमिन करने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स लेंगे। जैसे आप पैरामीटर्स लेंगे, उसका साइज, उसकी लोकेलिटी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारा ग्रोथ रेट, जो भी आपने उसके फैक्टर्स लेने। अगर आप 100-200 फैक्टर्स ले लेंगे तो मॉडल उस पर नहीं बनेगा। इट हैज टू बी फ्यू एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करते हैं। हम चाहते हैं कि हम फ्यू वेरिएबल्स लें लेकिन वो मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल हो। So you should base design your model in such a way that it should consist of few but important parameters. उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को क्या करेंगे, ये भी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपोनेंट 1 है जिसकी वजह से 27% वेरिएशन हो रही है, एक कंपोनेंट 2 है जिसकी वजह से कितने परसेंट वेरिएशन हो रही है, वो ये होगी 22%। सो ये पढ़े कि वेरिएबल रिडक्शन allows you to reduce the number of variables while maintaining as much info as possible. So इन दोनों को आप ऐड करें तो it shows that two variables, इन दोनों को ऐड करने से they account for how many variations? How much variations? 50.6% of variations within the data set. These variables called component 1 and component 2 are both combinations of the original variables. They are the principal components of the underlying data structure. इनको हम कहते हैं principal components. If it isn't all that clear at this point, don't worry. Principal component analysis will be explained more thoroughly in chapter 3, where you can also see is the presence of a third unknown variable that splits the group of observations into 2. So हम लोग करते क्या है कि हमारे कंप्यूटर के में वापस एक टेक्निक है PCA, still widely used in industry. प्रिंसिपल कंपोनेंट हम कंप्यूटर की एल्गोरिथम्स के थ्रू डिटरमिन कर लेते हैं कि इस पूरे डाटा सेट में जो वेरिएशंस आ रही है वो किन 2-3 वेरिएबल्स की वजह से आ रही है। उसके ऊपर हम टेक्निक लगाते हैं दैट इज कॉल्ड PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और फिर हम उस कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर मॉडल बनाते हैं। ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज आती है टर्निंग वेरिएबल्स इनटू डमीज। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास एक डाटा सेट है जो कि सही लिखा हुआ है कस्टमर, ईयर, जेंडर, सेल। अब आपको पता लगा यार ये भी नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, लेकिन ये नंबर्स नहीं है, ये आपका स्ट्रिंग है मेल और फीमेल। तो आप इसको स्प्लिट कर देते हैं एम और एफ में, और आप यहाँ पे डमीज क्रिएट कर देते हैं जहां पे मेल है
वहां पे 1 कर देंगे और जहां पे फीमेल है तो वहां पे दूसरी साइड पे अब ये न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गए। न्यूमेरिकल का फायदा क्या होगा, कल को हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज ये होती है, जब हम कहते हैं ना डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है हम x को log ऑफ x में कन्वर्ट करें। ठीक है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये भी होता है कि हम उसके अंदर जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हम किसी भी डाटा सेट को की जमीन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक जनरल आया है, उसको मैंने मेल और फीमेल में डिवाइड करके तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 3 इज दी वेरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास डाटा की प्रिपरेशन है। So when it comes to data preparation, we have to perform a cleansing operation, cleaning, integration, and then transformation. अब पहले आपने ये कहा है अगर हम इसको खींचना शुरू करें ना तो 8 से 10 लेक्चर इस पे बन जाएंगे, इसके ऊपर क्लीनिंग पे और इंटीग्रेशन पे। तो हर रोज मैं एक चीज पे बात करूं और उसको आप डिटेल में बात करें, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके लिए बहुत हल्के हो, आप पूरे बहुत सी दफा ये काम कर ही होंगे। अक्सर आप रिपोर्ट बनाते हैं या एक्सेल में प्ले करते हैं, अक्सर ये काम आपने किए होंगे वहां पे क्लीनिंग के। सो अब हमने हमने आज क्या किया कि सिर्फ एक कंसाइज वे में, एक होलिस्टिक वे में उसका एक ओवरव्यू देखा है। जरूरी है कि ये जितने काम मैंने आपको दिखाए ये 80% काम, 20% के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो 80% है या ये वो 20% है जो 80% आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। उस किसी में टाइपोस होंगे, कहीं सैलरी चेक्स लगाने होंगे, कहीं आपको जो है मिसिंग वैल्यूज होंगी, कहीं आउटलायर्स होंगे, कहीं कोड बुक की डिवीजन होगी, यू हैव टू रिजॉल्व दोस। इंटीग्रेशन में आपको जॉइंट्स करने पड़ेंगे, आपको पेंड करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, आपको उसके वर्चुअल व्यूज बनाने पड़ेंगे, तो जैसे या पूरे डाटा छोटे से चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन केस में आपको जो कॉलम होगा, आपने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम खुद से क्रिएट करना होगा, दो कॉलम को ऐड मल्टीप्लाई करके नया कॉलम बनाना होगा, x को log x करना होगा या रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स करके यू हैव टू डू योर ट्रांसफॉर्मेशन। ये काम डेटा प्रिपरेशन के तरह से। आज जो हमारा वो टॉपिक है दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज कॉल्ड consolidated data analysis। तो स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, बट आई वांट कि मैं स्टेप नंबर 4 भी कवर डालूं। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप लोग जब आज के लेक्चर खत्म होगा आप घर जाएंगे, ये मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, तो आई वांट कि आप स्टेप 1 2 3 4 इसको एक दफा रीड करें। जब आप बुक से रीड करेंगे ना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको समझ आएगी। बहुत सी ऐसी फाइनल डिटेल है जो मैंने कवर नहीं कर सका इतने शॉर्ट टाइम में, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है ना 4-5 लेक्चर ले लूँ। मैं वो टाइम रखूंगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स के ऊपर। जब हम लैब में प्रैक्टिस करेंगे ये सारे काम मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्लीनिंग के भी, इंटीग्रेशन के भी, ट्रांसफॉर्मेशन के भी और डाटा एक्सप्लोरेशन के भी। डाटा एक्सप्लोरेशन के ऊपर मेरी पूरी लैब है, डाटा प्रिपरेशन के ऊपर मेरी पूरी लैब है, डाटा मॉडलिंग के ऊपर भी पूरी लैब है, प्रेजेंटेशन और ऑटोमेशन के ऊपर भी एक लैब है। लेकिन हर एक एक प्रोसेस के ऊपर एक एक पूरा लैब है। ऐसा नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं सिर्फ थ्योरी है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसकी प्रैक्टिस हम पाइथन में भी कर सकते हैं, पावर बीआई में भी कर सकते हैं। सो मैं आपको पावर बीआई में की तरफ टिल्टेड हूँ, और जो आपके सर उमर है ना वो पाइथन में, तो हम दोनों का जो है ना वो देखेंगे कि हम दोनों में से कौन आके ज्यादा कन्विंस कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारे पास, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए एक वर्ड यूज होता है ईडीए। ईडीए स्टैंड फॉर डेटा, ईडीए स्टैंड फॉर। अक्सर आप लोगों से मिलेंगे और वो कहेंगे कि जी हमारी पूरा कैरियर ही गुजर गया ईडीए में, हम करते हैं क्या, सिर्फ ईडीए करते हैं, दे जस्ट फोकस ऑन ईडीए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाटा प्रिपरेशन में पूरा कैरियर गुजरा है, जो सीनियर लेवल के लोग हैं क्या कर रहे हैं, डाटा की रिसर्च गोल सेट कर। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम ही सिर्फ डाटा रिट्रीवल, पूरी की पूरी कंपनी ऐसे बनी हुई है कि वो डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके पैसे लेती हैं, मतलब कस्टमर्स को पे करती है डाटा सेल करने के लिए, और वो डाटा इकट्ठा करती है और बाकी कंपनी को बेचती है।
कुछ एक एक प्रोसेस के ऊपर पूरे पूरे कैरियर, ठीक है। इस कोर्स में हमने सारे प्रोसेस से गुजरना है। तो डाटा की एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या चीज आ जाएगी? डाटा की एक्सप्लोरेशन के अंदर आ जाएगा हमारे पास सिंपल ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ, लिंक एंड ब्रश और ग्राफिकल टेक्निक्स। अब आप पहला सवाल मुझे पूछेंगे सर आप हमें ये पढ़ाई क्यों रहे हैं डाटा एक्सप्लोरेशन? हमने तो डाटा तो अभी थोड़ी देर पहले तो प्रिपेयर किया। जब आप डाटा को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, उसके बाद आप उस डाटा में देखते हैं कि डाटा में है क्या, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी ग्राफ की स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है। अच्छा इस डाटा में ये किस रीजन के बारे में डाटा है। अच्छा इसमें अच्छा अगर ये एक्सपेंसेस के बारे में है तो हमारी कंपनी के मेजर एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, पाई चार्ट की फॉर्म में आप देख लें। लेकिन डाटा को अंडरस्टैंड तो करें ना। डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या, आप डाटा को प्लॉट करें ग्राफ की फॉर्म। एग्री और डिसएग्री? सो यहाँ पर हम कोई नया काम नहीं कर रहे। मतलब जब मैं कहता हूँ डाटा मॉडलिंग का मतलब है अब मैं इसमें से प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, रूट कॉज एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ, या वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ। वो मैं आगे बताऊंगा स्टेप नंबर 5 में, जिसके में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जो हाई एंड काम है। एक्सप्लोर हम इसलिए करते हैं जस्ट टू सी कि हमारा डाटा किस तरह का है, उसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं, उसमें क्या ट्रेंड चल रहे हैं, और क्या डाटा इनफ है मॉडलिंग के लिए कि नहीं, हमें वो डाटा तो नहीं लेना। इस तरह की जो है ना फीलिंग लेनी है। तो मैं अब आपके सामने कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ आपके पास जो है, कौन सा ग्राफ है ये जो बना हुआ आपके सामने? बार प्लॉट है। ये कौन सा प्लॉट है? तो बार दफा डाटा का बार प्लॉट बना लेंगे, बार दफा उसका क्या बना लेंगे, लाइन प्लॉट। बार दफा उसकी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे ऊपर क्या था आपके पास, बार चार्ट, फिर क्या था, लाइन प्लॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दी है, जिसमें ये शो करता है कि मीन यहाँ पर है और आपका ये जो इसकी स्प्रेड है वो इस तरह का स्प्रेड है। फिर एक ग्राफ होता है जिसे हम कहते हैं कि जहां पर आपके पास ऐसा ग्राफ है जहां पे आपके पास 4 क्वार्टर आ रहे हैं। तो इट इज नॉट अ गुड वे कि आप हर क्वार्टर का अलग अलग ग्राफ दिखाएं। अच्छा ये होगा कि आप एक ही बड़े ग्राफ में 4 ग्राफ्स बनाएं, सब ग्राफ्स या सब प्लॉट्स, एक क्वार्टर 1 के बारे में हो, एक क्वार्टर 2 के बारे में हो, ठीक है, एक क्वार्टर 3 के बारे में, क्वार्टर, क्या आपको ट्रेंड्स एक ही व्यू में चारों के क्वार्टर्स के ट्रेंड्स पता लग जाए। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो बाद इट इज अ गुड वे कि बजाय इसके कि आप सारे क्वार्टर का अलग अलग ग्राफ देखें, आप उसका एक ही स्क्रीन पे चारों क्वार्टर्स का ट्रेंड देख लें। फिर एक ग्राफ होता है जिसे हम कहते हैं पेरेटो डायग्राम। पेरेटो डायग्राम ये ग्राफ है, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, कंट्री है, वाई एक्सिस के ऊपर लेट्स से कंट्री की स्पेंडिंग है। तो टोटल हमारे पास 24 कंट्रीज थे। तो इस 24 कंट्रीज में ग्राफ से ये पता लगा, जब ये ग्राफ आपका ब्लू लाइन आइसोलेशन में, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकाला तो ये रेड प्लॉट आता है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये बता रहा है कि जो पहले 12 कंट्रीज हैं, इनकी जो स्पेंडिंग है किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो कितने परसेंट है, 80%। 80-20 रूल दुनिया में बहुत कॉमन होता है कि दुनिया में 80% सक्सेस 20% हार्डवर्क से मिलती है। दुनिया में जितना दुनिया में दौलत है, 80% दुनिया की दौलत 20% लोगों के पास है। ठीक है, अगर आप क्लासरूम में या लेक्चर में 20% नॉलेज रिटेन रख लेंगे ना, तो आपके 80% नंबर आ जाएंगे। ये 80-20 रूल एक बड़ा रूल ऑफ थंब का यूज होता है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि पहले 12 कंट्रीज जो है उनका क्यूमुलेटिव सम जो है स्पेंडिंग का कितने परसेंट बन रहा है, 80%। अब मिसाल के तौर पे आपने एक हाई एंड प्रोडक्ट है, जैसे रोलेक्स की वॉच है या पटेक फिलिप की वॉचेज है, वो किसी मार्केट में लॉन्च कर दी है। इस ग्राफ से आपको ये पता लग रहा है कि जो पहले 12 कंट्रीज हैं इनमें जो स्पेंडिंग पावर है या बाइंग पावर है 80% है। तो इसका मतलब आप फोकस किस पे करेंगे, पहले 12 वाले पे, बाकी 12 पे फोकस करने की जरूरत, क्योंकि वहां पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत थोड़ा। सो ये शो कर रहा है a Pareto diagram is a combination of the values and a cumulative distribution. It is easy to see from this diagram that the first 50% of the countries contain slightly less than 80% of the total amount. If this graph represents customer buying power and we sell expensive products, we probably don't need to spend our marketing budget in every country. We could just start with the first 50%. फिर एक ग्राफ होता है
इसे कहते हैं लिंक एंड ब्रश। क्या कहते हैं? उसमें आप इसको 2 पॉइंट को जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस ग्राफ में जहां जहां वो 2 पॉइंट्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। एक तरफ आपने ग्राफ को सिलेक्ट कर लिया 2 पॉइंट्स, हर जगह वो क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। तो अगर सपोज करें आपने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस देखना है या इन दो के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है, जैसे ही आप यहाँ लिंक करेंगे तो लिंक एंड ब्रश के थ्रू मुझे यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएंगे, वहां भी सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर आपको फर्दर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। possible or clear to mention these variables, more than 3 variables, 3 graphs. बिल्कुल। But in time, we always expect more than 3 or 4 variables. बिल्कुल। So that's good to put that in 3D graphs or 10 graphs. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अभी जो मैं आपको डेटा एक्सप्लोरेशन दिखा रहा था, ये डेटा एक्सप्लोरेशन जो है अभी ये मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल के और सिंपल ग्राफ्स दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको first I will complete this one, then I will show you the modern the way of dealing with graph, जिसमें हम एक बहुत ही नाइसर एक 3D विजुअलाइजेशंस देखेंगे जिसमें आप चीजों को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ एक बेस लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, अभी से हमें आगे भी चलना है और वो भी आपको मैं आज की क्लास में दिखाऊंगा। अच्छा लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? डाटा को क्या करने के लिए कर रहे हैं? एक्सप्लोर करने के लिए। पर्पस याद रखना है। ये ग्राफ आपके पास कौन सा है? हिस्टोग्राम का है और इसमें एक्स एक्सिस पे इंटरवल कितने हैं? 5 ईयर्स के, 5 साल के इंटरवल है। ये ग्राफ है जिसे हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। इसमें आपके पास एक मीन वैल्यू है, उसका लोएस्ट क्या है और उसका हाईएस्ट क्या है। अक्सर आपने स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस होती है कि आज इस शेयर प्राइस क्लोजिंग किसमें हुई है, लोएस्ट इतना रहा है और हाई इतना रहा है, तो वहां पे अ बेटर ग्राफ वुड बी अब प्लॉट। ठीक है, सो ये ग्राफ हमने प्लॉट किए टू गेट द फीलिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है माइक बोस्टॉक। इसकी जो पीएचडी है ना वो डेटा विजुअलाइजेशन में, इसमें पीएचडी है, ये ग्राफ का एक्सपर्ट है दुनिया का। इसके नंबर ऑफ जर्नल पेपर्स हैं जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर है और मॉडर्न तरीके के ग्राफ्स इसने प्लॉट किए हैं। और इसके मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाऊंगा, इन सब के पाइथन के कोड्स अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, आपको रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना, आपने बस ये डिसाइड कर लेना कि मुझे ये ग्राफ बनाना है और आपके पास डेटा होना चाहिए, उस तरह का ग्राफ बन जाएगा। मैं आपको शुरू में मैंने आपको बेसलाइन इसलिए दिखाया कि अभी तक जो मैंने आपको डाटा के ग्राफ दिखाए हैं ये वो हैं जो एक एफएससी का बच्चा हो या फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हो या इंजीनियरिंग का हो तो उसके लिए तो ठीक है। लाइन ग्राफ, बार, पाई चार्ट नहीं दिखाया मैंने, आप लोगों ने देखा होगा पाई चार्ट, एक पाई बना होता है और उसमें डिफरेंट स्लाइसेस केक की तरह के स्लाइसेस बने होते हैं। इसी तरह हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट है। ठीक है, बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जहां पर आपको इन ग्राफ्स से बाहर निकलना पड़ता है और आपको एक डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स प्लॉट करने पड़ते हैं। अगर आप इस तरह के मॉडर्न ग्राफ्स प्लॉट करेंगे तो आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं और फिर हम जो है ना बाकी मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ूंगा। अब फॉर एग्जांपल एक आपके पास सारा, अभी ये सारे ग्राफ्स यहाँ बने हुए हैं। अच्छा ये एक ग्राफ है दैट इज अबाउट अक्रॉस यूएस कंपनीज। यूएस की कंपनीज में टैक्स रेट्स जो है वो किस तरह ग्रेटली वेरी कर रहे हैं। ये एसएनपी के 500 कंपनीज का डाटा जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो आपके पास टॉप पे टैक्स रेट है, टैक्स रेट आपका 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और कुछ केसेस में 60% से ज्यादा। और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स बनाए हैं। तो ये उन 500 कंपनीज का डाटा है कि एवरेज कितना टैक्स रेट है हमारा, 49.1%। अच्छा अब मैं फॉर एग्जांपल ये जो बबल्स यहाँ बने हुए हैं, मैं किसी एक बबल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताता है
कि ये कंपनी का नाम है AT&T टेलीकॉम की कंपनी है, इसका टैक्स रेट कितना है 26% है, इतना टैक्स उन्होंने पे किया है, इतनी उनकी earnings है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे पता लगता है एक्सन मोबिल, आपको पता है कौन सी कंपनी है? एक्सन मोबिल ऑयल एंड गैस कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, इस पे कितना टैक्स रेट है 37% है। तो हर बबल के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस कंपनी की डिटेल्स सामने आ रही है। तो इसने कलर्स की फॉर्म में, कलर वेरिएशंस की फॉर्म में एक खूबसूरत जो है वो प्लॉट बना दिया। आपको पता लग जाएगा कौन सी कंपनी में टैक्स रेट कम है और कौन सी कंपनी में टैक्स रेट ज्यादा है। अगर हम लोअर साइड पे आए तो आपके पास एनवीडिया, एनवीडिया के ऊपर कितना टैक्स है, कितने परसेंट है? अब आप सोचेंगे एनवीडिया के ऊपर 4% क्यों है? बिकॉज हर कंट्री चाहता है कि एआई में इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है, और आजकल हर कंट्री चाह रहा है कि मेरी एआई में सुपर पावर डोमिनेंस हो, तो उन्होंने जो इस तरह की एआई रिलेटेड कंपनियों पर टैक्स रेट कम रखा हुआ है। और राइट साइड पे आए तो ये जो आपकी मेडिसिन कंपनीज है, फाइजर, इस पे कितना टैक्स है? गुड। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी सेक्टर पे कितना कितना परसेंट टैक्स है और डिटेल्स आ जाएंगे सामने। अब अमेरिका में आपको पता है इलेक्शन जब होते हैं तो दो पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक्स है, दूसरी कौन सी है? रिपब्लिकन है। तो उस वहां पर होते हैं नेशनल कन्वेंशन। उन कन्वेंशन में लोग अपने खिताब में, अपने एड्रेस में कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो एक पार्टी है रेड वाली और एक है आपकी ब्लू वाली। तो इसमें दो पार्टियों का कंपैरिजन रखा हुआ है, डेमोक्रेट्स का और रिपब्लिकन का। डेमोक्रेट्स ने जो वर्ड जो है वो टैक्स, एक ने यूज किया है 39 दफा, एक ने यूज किया है 32 दफा। जॉब्स के बारे में किसी ने वर्ड यूज किया है 88 दफा, एक ने यूज किया है 80 दफा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसमें एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम, बिजनेस। बिजनेस के ऊपर आते हैं। बिजनेस, एक पार्टी ने बिजनेस का वर्ड यूज किया है 86 दफा, दूसरी पार्टी ने बिजनेस का वर्ड यूज किया कितनी दफा? 35। इससे क्या पता लगता है कि दूसरी पार्टी का फोकस ज्यादा किस पे होगा? बिजनेस पे। दूसरी पार्टी रिलेटिवली फोकस बिजनेस पे काम करेगी। इसी तरह एक पार्टी ने हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ, दूसरी पार्टी ने फोकस। तो ये जो बबल का साइज है, जितनी ज्यादा दफा वर्ड यूज होगा उतना साइज बड़ा है। और बीच में डायगोनल लाइन लगा के उसने दो पार्टीज का फर्क बता दिया। तो बजाय इसके कि हम डेमोक्रेट्स के, रिपब्लिकन्स के सारे खिताब सुने और फिर डिसीजन लें, इस तरह का एक प्लॉट आपके सामने आ जाए और आपको पता लग जाएगा कि यार अच्छा, दोनों पार्टीज की प्रायोरिटीज क्या है, किस मेरा वोट किस तरफ जाना चाहिए। ये डिफरेंट ग्राफ बने हुए, मैं इसमें ना सारे आपको नहीं दिखा सकता, मैं चंद आपको दिखाता हूँ। मसलन एक ग्राफ है सैन की डायग्राम। सैन की डायग्राम्स आपको बता रहा है एनर्जी मिक्स के बारे में। इसका कोड है पाइथन के, सर सबके कोड्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपकी कंट्री में जो बिजली बन रही है उसका मेजर सोर्स जो है वो न्यूक्लियर है। फिर कुछ कुछ केसेस में आपके पास गैस का, विंड से एनर्जी बन रही है। फिर उस केस में आपके पास सोलर से बन रही है। ये वाला पर्सन सोलर का है, ये वाला पर्सन विंड का है, ये ऑयल का है। तो ये है सैन की डायग्राम्स, जहां पे आप चीजों को बाई पार्ट में दिखाना चाहते हैं ग्राफिकल वे में कि कहाँ कहाँ से चीजें जा रही हैं। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊँ। मिसाल के तौर पे आप एज ए डाटा साइंटिस्ट हमारा जो पाकिस्तान का एनर्जी मिनिस्टर है उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहां पर आप टेबल, वो चार्ट, वो लाइन ग्राफ नहीं बनाएंगे। वहां पे आप इस तरह का एक प्लॉट बनाएंगे और आप मिनिस्टर साहब को बताएंगे, देखें सर हमारी बिजली जो है वो ज्यादातर जो है वो पानी से बन रही है या तेल से बन रही है, थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो सोलर का है। तो सोलर की अभी जो कंट्रीब्यूशन है ना नेशनल में वो बहुत थोड़ा है। तो पहले आप अभी सोलर के रेट्स जो है वो कम ना करें, जितना आपने सोलर बायबैक लगाया हुआ है उसको आप वही रहने दें। हाँ, जब ये इसका प्रपोर्शन 20% तक हो जाएगा नेशनल में, तब आप सोलर के रेट जो है थोड़े से कम करना। अभी बात समझ लें। तो डिसीजन मेकर्स को जब आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है तब आपकी जो चॉइस ऑफ विजुअलाइजेशन है ना उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं बताऊँ जिंदगी में इंसान, मैंने जो अपना एनालिसिस देखा है ना, लाइफ में इंसान की जो अर्निंग का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना वो विजुअलाइजेशन से है। जितने अच्छे क्वालिटी के विजुअल्स बनाएंगे ना, उतना एग्जेक्टिव बंदा, लीडरशिप वाला बंदा आपको उतने इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए करेगा। बिकॉज द वे यू प्रेजेंट, वे यू decision making, it matters a lot.
तो आप अपनी अच्छा आइडिया सोचे कि इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हमें बनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ये सारे ग्राफ से मैं सारे आपको नहीं दिखा सकता। ये ग्राफ है सोच के डाटा से कि अफ्रीकन कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-35 साल है, और जो जापान वहां पे एक एनिमेशन में दिखाता हूँ। तो आप एनिमेशन भी बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। ये देखें 1802 से ये डाटा शुरू हुआ है, 1820 से, और ये हर साल अपडेट हो रहा है डाटा, और आपके सामने 3D विजुअल्स बन रहे हैं। ऊपर से ये चेंज हो रहा है और यहाँ से ये ग्राफ्स चेंज हो रहे हैं। अब देखते जाते हैं इसको। तो इस तरह के आप 3D विजुअल्स बना सकते हैं। पाइथन के कोड्स अवेलेबल है, हमें सिर्फ डाटा देना है, वो बना देगा आपको कोड। इस माइक बॉस्टॉप का पूरी सारे ग्राफ्स की टाइप है आपको available है। 2005 तक डाटा है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल आ रही है? 80 साल। और यहाँ पे कितने साल है? 40 साल। ये जो ब्लू आपके पास बबल है, ये कलर है सब सहारन अफ्रीका। अफ्रीका वाले कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल से कम है। और ये जो ऑरेंज वाला बबल है, ये कौन सा है? साउथ एशिया का। ये तकरीबन 60-65 के दरमियान है। और ये जो ब्राउन सर्कल है, ये आपका है ईस्ट एशिया, जैसे सिंगापुर, हांगकांग वाले रीजन आगे। और जो आपके पास ये पर्पल है, ये आपका यूरोप एंड सेंट्रल है। और ये जो रेड है, ये आपका अमेरिका है। तो कहने का मतलब है, जितनी दौलत ज्यादा है उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितनी दौलत कम है जितने गरीब कंट्रीज होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके पीछे आप प्रूफ ये दे सकते हैं कि जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ताल्लुक हेल्थ फैसिलिटीज से। जितनी अमीर कंट्रीज है वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जिसकी वजह से ये है। तो यू कैन मेक अ 3D प्लॉट, यू कैन मेक अ एनिमेशन विजुअल टू शो द पिक्चर। अब सपोज करें उबर, क्रीम, इन ड्राइव, यंगो, उन्होंने कोई एनालिसिस करना है, उनको इस तरह के प्लॉट चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि सुबह अगर इचरे से गाड़ी निकलती है तो यहाँ क्लिक करें तो इचरे से कितनी ट्रैफिक निकल रही है बाकी लाहौर में। तो अब आप किसी उबर में या क्रीम में या यंगो में या इन ड्राइव में डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, तो आपको इस तरह का ग्राफ प्लॉट करके बताना है कि सर देखें ये जो सुबह जो है ना सबसे ज्यादा अंदरून लाहौर से गाड़ियां निकलती हैं पूरे लाहौर में, यहाँ पर हमें ज्यादा गाड़ियां रखनी है, ड्राइवर उबर के ड्राइवर या क्रीम के ड्राइवर ज्यादा यहाँ होने चाहिए। इधर वेज रेट हम यहाँ सेट कर सकते हैं, ये हमारा लो पीरियड है, ये हमारा हाई पीरियड है। इस तरह सेकंड अगर आपने देखना है जी कि दूसरे शहर से डाउनटाउन से ज्यादा राइड निकल रही है, इस वाले शहर से इतनी राइड निकल रही है। तो अगर कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, उन्होंने अंडरपास बनाने हैं या ब्रिजेस बनाने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनाने हैं, तो उन्होंने इस डाटा को एनालाइज करना है कि सुबह के टाइम जहाँ से रश ज्यादा तो नहीं है, जहाँ रश ज्यादा है वहाँ सड़कें की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चौड़ी होनी चाहिए, अंडरपास होने चाहिए। जब तक आप ये विजुअल नहीं दिखाएंगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। या तो फिर आप डिसीजन लेंगे आपको यहाँ क्या जरूरत नहीं बनाने, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, गाड़ी नहीं चल रही यहाँ से, ठीक है। जिस जगह पे 10 लेन की सड़क बनानी है वहाँ 1 लेन की सड़क है, तो जहाँ पे 2 लेनों की जरूरत थी वहाँ पे जो है ना ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे। तो यू नीड टू शो दीज विजुअल टू गेट अ आइडिया क्लियर। इस तरह अगर कहीं कहत साली हुई भी है या वेदर एक्सट्रीम्स हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट विजुअल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे विजुअल्स इसने यहाँ पे बना के रखे हुए। आपको फिश आई ग्राफ चाहिए, आपको डिफरेंट
विजुअलाइजेशन चाहिए तो यू कैन पिक फ्रॉम वन ऑफ दोस। अब ये ग्राफ है मैपिंग दी थ्रेड ऑफ और क्रॉस दी, उसमें जो डार्कर कलर है वो मोर को शो कर रहा है और जो लाइट कलर है वो लेस को शो कर रहा है। तो आप लाइव देख सकते हैं 3D में व्यू में, ये आपको उसकी कंडीशन दिखा रहा है और इसमें वेरिएबल क्या चेंज हो रहा है, इसमें ये चेंज हो रहा है, ये टाइम। यहाँ पे अगर आप इसको लेट से 7 अप्रैल रखें तो 7 अप्रैल की बेस या नवंबर से अप्रैल के दौरान आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉट है वो कैसे उसकी पिक्चर चेंज हो रही है। यू गॉट द पॉइंट। तो ये वाले जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया है ना, ये एडवांस्ड एनालिटिक्स है। अगर आप इनमें से कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं तो दैट वुड बी अमेजिंग। ये जो मैंने आपको यहाँ ग्राफ दिखाया है ये बड़े सिंपल और बेसिक लेवल के दिखाए। क्लियर हुआ है? अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, अभी हम सिर्फ समझी कर रहे हैं जो हमने हमारे पास जब डाटा आएगा तब हमने समझा। ठीक है, तो चल एक अब हम जरा रिव्यू करते हैं। ऊपर बिल्कुल ठीक। देखिए कितना कितना जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने जो 4 स्टेप लिखने हैं ना, ये समवट सिमिलर स्टेप्स हैं जो हम एज अ स्टैटिस्टिशियन भी कर रहे होते हैं कि हमने डाटा को लेना है, उसको क्लीन करना है, उसको उसके आउटलायर निकालने हैं, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करनी है, उसकी हमने डिफरेंट प्लॉटिंग करनी है और एक्सप्लोर करना है। जो डाटा साइंस का मेजर डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा स्टेप नंबर 5 से। स्टेप नंबर 5 इज अबाउट डाटा मॉडलिंग। स्टेप नंबर 5 इज अबाउट डाटा मॉडलिंग में हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बनाएंगे और उस मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगा के हम क्या कर सकेंगे, हम प्रेडिक्शंस कर सकेंगे, हम फोरकास्टिंग करेंगे, हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर कन्वेंशनल स्टैट्स हमें उतनी हेल्प नहीं करेगी, बट मशीन लर्निंग का टूल किट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक बात तो ये है कि स्टेप नंबर 5 में आपको मेन डाटा साइंस का एप्लीकेशन नजर आएगी जो कि डाटा मॉडलिंग वाला एस्पेक्ट है। मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि मशीन लर्निंग के थ्रू अगर जो कैप्चर कोड आता है, आप अक्सर वेबसाइट ओपन करते हैं और कैप्चर कोड लिखा हुआ है, आप उसको टाइप करते हैं तो वो आपको हम मशीन लर्निंग में कैसा एल्गोरिथम बना लेंगे, वो कैप्चर कोड ऑटो फिल हो जाएगा, वो इमेज को रीड करेगा और उसमें से बता देगा कि इमेज में 7 का है 8 का है, वो खुद रीड कर देगा। इस तरह हम डाटा सेट ले लेंगे, उसकी कैटेगरियां बना देगा ऑटो के ऊपर। एक तो ये बात स्टेप नंबर 5 और फिर स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 इज अबाउट प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन, जहां पे हम पावर बीआई विजुअलाइजेशन टैब्लो इस तरह के जो बीआई के टूल्स यूज करेंगे जो कि आपको 3D किस्म के ग्राफ बना के देंगे। क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर आप जरा से इनपुट चेंज करेंगे, सारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो वो ऐसा ऑटोमेशन हो जाएगी कि जो बंदा अभी जोर सा व्यू देखना चाहता है, जिस भी जगह की अपनी परफॉर्मेंस देखना है, क्लिक ऑफ अ बटन के ऊपर उसको अवेलेबल हो। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। When it comes to step number 3, 4, that 1, 2, 3, 4, उसमें भी जो एक डिफरेंस है, that is the use of Python, use of programming language। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सा जो डाटा साइंस का काम है जिसमें हमारे पास अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतनी सपोर्ट अवेलेबल है कि सिर्फ हमने फंक्शंस कॉल करने और हमारे ट्रेडिंग स्पेस खत्म हो जाएंगे। हम वहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं, हम वहाँ पर जो है नए नए टेबल्स नए नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरी लेस वर्क। और बहुत से काम में हमें स्क्रैपिंग करनी होगी, तो सिर्फ सिंपल चंद लाइनों पर कोड लिख के हम डाटा को स्क्रैप कर सकते हैं। मसलन आप अगर ये चाह रहे हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक लाहौर शहर में किस चीज के ऊपर बात हो रही है पब्लिक फोरम्स के ऊपर, तो हम कुछ कोड लिखेंगे और हम सारे सोशल मीडिया साइट से डाटा स्क्रैप करके आपको बता देंगे। मतलब अगर किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो जो चीजें जो पहले हम कन्वेंशनल हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन यूज डाटा साइंस टूल किट टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। और फिर स्क्रैपिंग कर ली और उसके बाद जो है उसके अंदर स्क्रिप्ट्स लिख लिए और चीजों को ऑटोमेट कर दिया। तो वी आर डीलिंग विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा।
तो कन्वेंशनल टेक्निक्स जो है वो एक सर्टेन लिमिट के बाद उस तरह की स्केलिंग नहीं कर पाती दूसरा कर पाती। और बहुत से लोग जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया रखते हैं, सो आप लोगों के लिए डाटा क्लीनिंग करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा इससे कंपेयर करके। बट यस, इफ यू नो स्टैट्स वेल, so you can do wonders because you already know deep down, और अगर आप on top of it उसको relate कर पाए पाइथन के साथ या R लैंग्वेज के साथ, तो you can excel a lot। इसीलिए जो मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन है या डेटा साइंस के बस थोड़ा बहुत जो है ज्ञान डेफिशिएंसीज है उनको कंपनसेट कर लेना। अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन देखिए एक फर्क है, स्टैट्स में भी आप सही कह रही हो कि हम उसमें भी प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाले जो डीप लर्निंग वाले चीजें पढ़ेंगे ना, उसमें जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वेरिएबल सिलेक्शन की बात की है, वेरिएबल सिलेक्शन में बहुत सा काम ऐसा है कि जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, कंप्यूटर हमें कर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर हमारे पास इनफ डाटा है ना, तो हम कंप्यूटर को ही कहेंगे कि भाई आपने ये मॉडल को सीखना है और हमें आपका प्रेडिक्शन करके देंगे, तो वो उसकी पूरी मैथमेटिकल मॉडल को बनाएगा और वो आपको प्रेडिक्शन करके देंगे, क्लासिफिकेशन करके देंगे, जिसमें आपको भी पता होगा कि इसके पीछे साइंस क्या है, आपको उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, तो ये काम आप करा सकते हैं डीप लर्निंग को पीछे करने से। और आजकल जितनी दुनिया आगे तरक्की कर रही है, फास्ट फॉरवर्ड जा रही है, बिकॉज हर चीज का मैथ आप नहीं लिख सकते, बिकॉज इट गेट्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि आपके लिए वो चीज करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर का क्या फायदा है, कंप्यूटर को आप कहेंगे ये घर है, ये साइज है, ये है, ये इनकी प्राइस है, खुद ही लर्न करो, तो वो इस डाटा से मॉडल भी खुद लर्न करेंगे और मॉडल लर्न करने के बाद अब मुझे डाटा दें, मैं आपको आउटपुट देता हूं, और फिर आप उसको वैलिडेट करते हैं और फिर आप उसकी आगे प्रेडिक्शन करते हैं। ये काम डिफरेंट है। इसलिए जितनी भी आजकल ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रही हैं, जो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स आ रही हैं, या और बहुत सी मेडिकल इमेजिंग में जो चीजें चल रही हैं, या हमारे डाटा साइंस की एप्लीकेशन जैसे चल रही है, क्लाइंट रेट प्रेडिक्शन करनी कोई भी, तो उसमें सारा मॉडल पीछे कंप्यूटर को डेवलप कर रहा है। तो वो चीज आपको काफी चलेगी, वो भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के ऊपर। किसी का क्वेश्चन? क्या एक नया कोई भी बिगनर है? हाँ, तो उसे कितनी जल्दी पता चल सकता है कि डाटा जो मेरा है गार्बेज है, हालांकि उसकी प्रोसेसिंग कर लिया, तो अब हमें एट द एंड डाटा मॉडलिंग में जो हम प्रेडिक्शंस कर लेते हैं लास्ट स्टेज पे आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपने कहा कि क्या हमारे पास इश्यूज होते हैं कि हम पहले ही एनालिसिस कर लें कि डाटा हमारे पास गार्बेज है कि नहीं? देखिए इसका कोई एक जवाब तो नहीं है ना। इसका पहले जवाब है कि जहाँ जो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सबके लिए अलग है। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, जो डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है ना, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी वहां से आती है, कौन दे रहा है आपको डाटा। फॉर एग्जाम्पल एक बाटा का या सर्विस का एक स्टोर है, आउटलेट है, उसका जो टेल है उसके ऊपर एक पूरी सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो रही है, वो आपको अपनी पूरी सेल्स रिपोर्ट का डाटा साल का आपको दे रहा है। तो पहले तो ऑथेंटिसिटी वहां से आती है कि मेरे पास इस एक्टिव ब्रांच का एक्चुअल सेल्स का डाटा है। ठीक है, अब आपके पास सेल्स का डाटा आ गया है, अब स्कोप की बात आती है। पहला चीज स्कोप क्या है कि जी जो उसका ओनर होगा चेन का, वो ये बताएगा कि यार वो कहेगा यार देखो यार मेरी जो सेल्स है ना, वो तो बड़ी सीजनल सेल्स है, जब स्कूल शुरू हो रहे हैं तब जूते बिक रहे हैं, ईद आ रही है तब जूते बिक रहे हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है तब बिक रहे हैं, बाकी साल में फर्क बैठा हो। ठीक है, तो तो अब आपके पास प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है जी कि एक ब्रांच है जो ठीक चल रही है, बट मसला क्या है कि उसमें सेल्स क्या है, सीजनल। तो आप जब वो डाटा लोगे और उसका प्लॉट करोगे, तो प्लॉट साइकिल्स है, जैसे रूह अफ़ज़ा की सेल्स, जामे शीरी की सेल्स किसके साथ लिंक है, रमजान के साथ, सबको पता है। दो अब वो अगर आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा या इसका प्लॉट लो ना ग्राफिकल फॉर्म में, तो आपको पता लगेगा यार ये तो एकदम सेल्स यहाँ जाती है और एकदम स्पाइक आता है रमजान की वजह से, और फिर वो डिक्लाइन करता है। वो तो हम उसको ग्राफिकल वे में भी देख सकते हैं। सिमिलरली आपने जब अपनी चेन का पूरा साइक्लिक डाटा देखेंगे, तो फिर आप देखेंगे अच्छा साइकिल्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, किस किस ओकेजन्स के ऊपर आ रहे हैं,
अच्छा, जहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे डेप्स आ रहे हैं उनको उठाना है ऊपर, ठीक है। फिर ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि इन सीजन्स के हट के कस्टमर्स को अट्रैक्ट रखना है। क्या जूतों के साथ एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं ऐड करनी, मसलन बेल्ट, जुराबें या और गैजेट्स, पॉलिश और गैजेट्स ऐड करने हैं, या जो प्रमोशन ऐसे लगानी है, ऑफर्स ऐसे लगानी है, या यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ क्लाइंट एज अ मेंबरशिप, कोई प्रमोशन ऑफर करनी है, क्लाइंट बना लेना है, मेंबरशिप बना लेनी है, कस्टमर्स को डाटा ले लेना है, उनको कॉन्स्टेंटली मैसेजेस फीडबैक देना है। सो यू कैन थिंक ऑफ मनी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि डाटा कहाँ से आ रहा है, आपको सोर्स पता लगे। अगर आपको लगता है यार इंटरनेट से डाटा आ रहा है जहाँ पे हर रैंडम यूजर इंटर कर रहे हैं, तब आप उसके ऊपर डिफरेंट प्ले करेंगे। तो ये सारे चेक्स आपने डाटा प्रिपरेशन की स्टेज पे लगा लेने हैं, ताकि जब आप मॉडल बनाने लगे तब आप क्लियर हो पिक्चर के बारे में। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई मसला? आप में आगे जा भी रहा, आज हमारा यहीं पे लेक्चर है, सब पूछे हाँ, यानी कि हर स्टेप के लिए स्टेप के अलावा भी अगर हम लोग वाटर हाँ तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, अपना सवाल पूरा कर। सारे इनका बड़ा बड़ा बहुत रेलिवेंट आपने सवाल पूछा है कि बहुत सा काम ना इंटरडिसिप्लिनरी है। सो व्हेन इट कम्स टू अ मेडिकल डाटा, तो यस यू आर राइट, we can say that we have to actively working with those teams। मतलब मेरे साथ डॉक्टर्स होंगे, जैसे अभी मैं एआई की ट्रेनिंग ले रहा था ना मेडिकल इमेजिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वो जो प्रोफेसर हमें ट्रेनिंग दे थे वो कहते हैं कि जब एक ब्रेन ट्यूमर निकलता है तो उसमें जो इमेजिंग है ना उसकी अपनी भी लिमिटेशन है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर रहे हैं 18 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, सुना है ना आपने? लंबे लंबे बाद डॉक्टर्स पूरा पूरा दिन लगा लेते हैं ऑपरेशन में और सो जाते हैं जमीन पे, इतना थके जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पे वो ड्रिल करते हैं वहां पे ट्यूमर नहीं मिल रहा होता, फिर सर्च करते हैं कहाँ ट्यूमर है, बिकॉज जो इमेजिंग में आ रहा होता है उससे वो एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि जब हम इमेजिंग लेते हैं ना, तो उन सर्जन्स के या रेडियोलॉजिस्ट के पीछे पूरी टीम्स बैठी होती हैं जो उस ट्यूमर का साइज कैलकुलेट कर रही होती हैं, उसकी लोकेशन कैलकुलेट कर रही होती है। देयर आर टीम ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। इसीलिए जब हम बात करेंगे ना मेडिकल रिलेटेड, तो ये नहीं होगा कि आई हैव टू बी अ डॉक्टर, नो, यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट। आपका काम डेटा साइंटिस्ट है, बट आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, अपने प्रॉब्लम सुनेंगे, एड्रेस करेंगे। यू डोंट हैव टू बी अ बीबीए, यू डोंट हैव टू बी बी एन ऑटोमोबाइल्स गाय इफ यू वांट टू वर्क इन ऑटोमोबाइल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पावर बीआई की जब ट्रेनिंग करवा रहा था, तो आई यूज टू वॉच सम पॉडकास्ट वीडियो, जैसे टोयोटा इंडस मोटर के सीईओ जो दिवाली साहब हैं, तो वो एक पॉडकास्ट में कह रहे थे यार हम जब टोयोटा की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम सारे सिनेरियो बनाते हैं कि ये सिनेरियो पे प्राइस सेंसिटिविटी निकालते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने % बढ़ा दिए तो हमारा रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ेगा। तो इस तरह की हमें पूरा एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सो सेम काम हम पावर बीआई के अंदर आपको डाटा के ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पॉइंट क्या है कि जो सारे सिनेरियो एनालिसिस है या टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, ये चीजें आप सीख लेंगे, लेकिन अगर आपको फील्ड का इंटरेस्ट है ना, तो आप जल्दी सीखेंगे, आप ज्यादा शाइन करेंगे, बिकॉज आप फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, वरना आप बैकएंड पे काम करते रहेंगे, क्रेडिट भी और लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन जरूरी है। थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा फाइनेंस, एचआर भी आपको आना चाहिए। अच्छा, मैं एक और आपको बताऊँ, दुनिया जो है ना, एआई से पहले और एआई के बाद एक डिफरेंस आया है। एआई से पहले ना दुनिया थी टी शेप के ऊपर। टी शेप ये थी कि आपके पास एक ब्रेथ होगी और एक सब्जेक्ट में क्या होगी, डेप्थ होगी, इसे कहते हैं टी शेप। अब ये टी शेप से कन्वर्ट कर रहा है पाई शेप को। पाई शेप का मतलब ये है कि आपकी एक बड़ी सी ब्रेथ होगी और डेप्थ कितने में होगी, सब्जेक्ट्स में आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपने इस एआई के एरा को सर्वाइव करना है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन एटलीस्ट, मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस आता है तो आपको फाइनेंस भी आनी चाहिए, आपको अगर एआई आता है आपको एचआर भी आनी चाहिए, या आप जैसे के बंदे तो आपको मेडिकल का भी आना चाहिए, या आप मैथ हैं तो आपको साथ कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी है। आपको एटलीस्ट दो चीज में क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए, फिर जाके आप एआई के एरा को फुल प्रूफ बना सकते हैं। और दुनिया की जितनी भी टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज हैं
the top 50, 100 universities of the world है, they are moving from this 3-shaped model to 5-shaped model in their curriculum. अपने curriculum में बंदों को at least 2 domains का expert बनाएं. So इसलिए मैंने आपको कहा कि to be a good data scientist, you have to read books, newspapers, magazines, articles, see what is trendy, and you never know कि आप डाटा साइंटिस्ट के तौर पे किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं. बैंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स को कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल को कर सकते हैं, या रिटेल चेन पे जा सकते हैं. सो आई नो मेनी ऑफ माय डाटा साइंटिस्ट जो बैंकिंग के ग्रेजुएट हैं, कुछ जो है अकाउंटेंसी की फर्म में काम कर रहे हैं, कुछ शूज अपैरल और जो क्लोथिंग की ब्रांड में काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. सो एंड यू स्विच ऑन कैरियर्स because you have to deal with data, be whatever it is. It could be text, it could be image, it could be audio, it could be video. याद है हमें शुरू में basics of क्या देखे थे हमने पहला लेक्चर लिया. तो आज तो किसी का कोई क्वेश्चन, तो आज हम सारे पावर बीआई में भी कर सकते हैं, पाइथन में. Power BI is famous for data visualization. और वहां पर जो डाटा विजुअलाइजेशन होगी ना, वो क्लिक ऑफ अ बटन पे होगी. ठीक है, सिर्फ हमें चार्ट सेलेक्ट करना है और चार्ट करते हैं. पाइथन में स्क्रिप्ट करके भी कर सकते हैं. और जब से आपके पास एआई मॉडल्स अवेलेबल है, आप डाटा सेट दे दें तो क्या मुझे ये वाला विजुअलाइजेशन चाहिए, वो सारा स्क्रिप्ट आप एज पर एज आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या. अगर आपने आज से पहले ये विजुअलाइजेशन देखी ही नहीं तो आपको दिमाग में कभी चीजें आएंगी नहीं. आप कहेंगे सिर्फ लाइन ग्राफ होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है. लेकिन जब आपने 3D विजुअलाइजेशन देख ली है तो आपको पता है और असल कमाल, असल पैसे किस चीज के हैं, किस मौके पे कौन सा चार्ट दिखाना. ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको एक्यूमेंट से आएगा. और आप सही जगह पे सही विजुअलाइजेशन अगर दिखा देना तो यू विल गेट द जॉब. जैसे मैंने आपको एनर्जी मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन में वो ग्राफ एक सेंड भी रहेगा, पर भी का मैंने आपको चार्ट बनाया. हर बिजनेस के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, इधर के लिए किसी को क्वेश्चन समझ आ गया, अदर तो नहीं है. तो सेकंड की रिसर्च गोल रीडिंग आउट डाटा, रीडिंग डाटा प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के अंदर क्या चीजें हैं, में क्या क्या काम होते हैं, कुछ बैंक देखने कौन सी जॉब अवेलेबल है, एजुकेशन की जॉब अवेलेबल है, अगला स्टेप क्या डाटा की उस पे हमें डिफरेंट ग्राफ, और ये माइक बोलता हूं कि वेबसाइट है तो शुरू करें ऐसे विजुअल्स, ऐसे ग्राफ को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करें एंड सी योर प्रॉब्लम. मैं तो मैंने आई हैव लिटरली सीन पीपल क्लाइंबिंग अप द लैडर इन कॉर्पोरेट सेक्टर जस्ट बाय मेकिंग गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड विजुअल. आपको लेवल बढ़ते हैं, लोग समझेंगे इंटरेस्ट मोर हाई एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन अ वेरी एलोक्वेंट. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाटा मॉडलिंग की और प्रेजेंटेशन और ऑटोमेशन की. लैब में इंशाल्लाह हम ये सारे स्टेप्स प्रैक्टिस करेंगे. बेटर से मिलेंगे. एक